देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर में। यस मैम। अच्छा देखो, डिप्रिशिएशन आज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। 4, 3, 1 और एमसीक्यूज ये हम लोग का बाकी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से ही देखते हैं। 4, 3, 1 जैसे लिखा है वैसे ही कर लेते हैं। बोल रहा है कि 4th नंबर वाला काफी आसान है, ठीक है। ये मुझे लगता है तुम लोग खुद भी कर सकते थे। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि a machine costing 20 lakh is depreciated on straight line assuming 10 years working life and salvage value nil for 4 years, ठीक है। तो 4 years तक डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ है। डिप्रिशिएशन कैसे चार्ज हुआ है? एसएलएम मेथड मान के चार्ज हुआ है। और एसएलएम मेथड के अकॉर्डिंग डिप्रिशिएशन कैसे चार्ज हुआ है? बोल रहा है कि 10 ईयर्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ माना गया है। स्क्रैप वैल्यू 0 है, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, यानी कि 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 लाख करके आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है एट द एंड ऑफ 4th ईयर, जब 4th ईयर खत्म हो गया, मशीन को रिवैल्यू किया गया अपवर्ड। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, सिर्फ डेटा अलग था। तो 20 लाख पे अगर हम लोगों ने 2 लाख करके 4 इयर्स डेप्रिशिएशन चार्ज कर दिया है तो 8 लाख कर दिया होगा। बचा हुआ एसेट का वैल्यू होता है 12 लाख। अब उस पे 80,000 अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा, मतलब एसेट का वैल्यू 12,80,000 हो जाएगा। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ को रीअसिस्ट किया गया 8 इयर्स, क्योंकि 4 साल जाने के बाद होना चाहिए था 6 इयर्स, बट इन्होंने बोला कि नहीं, ये 8 इयर्स और भी डिप्रिशिएट कर सकते हैं हम लोग आराम से। हमें बोला है 5th ईयर का डिप्रिशिएशन बताओ, तो 5th ईयर का डिप्रिशिएशन कितना होगा वो बताना पड़ेगा। तो तुम लोग बताओगे कितना होगा, फिर हम प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं। बोलो, ये तो कैलकुलेटर पे ही हो जाएगा, मैंने आधे से ज्यादा डेटा तो बता ही दिया। 5th ईयर का डिप्रिशिएशन कितना होगा, किए हो? मैम 1 लाख। 5th ईयर का डिप्रिशिएशन 1 लाख? 1 लाख कोई नहीं, 1 लाख नहीं होगा। और बोलो, और मैम कोई? 1,60,000। अगर बोलो, बात कट गया थोड़ा सा। 1,60,000। हाँ सही बात, 1,60,000 करेक्ट। 1,60,000 था। तो डिप्रिशिएशन पर एनम पहले जो चल रहा था 20 लाख का एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 10 एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तो ये हो जाता है 2 लाख पर एनम, ठीक है। तो आफ्टर आफ्टर नहीं, एट द एंड ऑफ 4 ईयर ऐसे लिखते हैं तो लैंग्वेज ठीक रहेगा। एट द एंड ऑफ 4th ईयर book value of the asset is 20 लाख का एसेट था माइनस 2 लाख इंटू 4 इयर्स डिप्रिशिएशन चार्ज हो चुका है, तो वैल्यू आ रहा है 20 लाख माइनस 8 लाख, यहाँ पर हो जाएगा 12 लाख। तो अब नेक्स्ट होगा आफ्टर अपवर्ड रिवैल्यूएशन the book value of the asset will be ₹12 लाख प्लस 80,000, क्योंकि अपवर्ड हुआ है, अगर डाउनवर्ड होता तो वैसा हो जाता। 12,80,000 रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज प्रीवियस एस्टिमेट्स। 10 इयर्स था, माइनस 4 इयर्स तक जो है डिप्रिशिएशन हो चुका है 6 इयर्स। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर रिवाइज्ड
एस्टिमेट्स, जो कि क्वेश्चन हमें बताएगा, बता रखा है 8 इयर्स, ठीक है। तो अब जो डिप्रिशिएशन होगा, तो डिप्रिशिएशन पर एनम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, जितने भी साल आगे चार्ज करो सेम होगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट 12,80,000 हो चुका है, अब माइनस स्क्रैप 0 है और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 8 है, तो इससे डिवाइड करने से होता है 1,60,000 पर एनम, ठीक है। तो डेप्रिशिएशन पर एनम इतना, तो डेप्रिशिएशन फॉर 5th ईयर भी इतना, क्योंकि ये तो एसएलएम मेथड है तो हमें तो कुछ चेक करने का जरूरत ही नहीं है, तो 5th ईयर का डेप्रिशिएशन भी इतना ही होगा। 5th ईयर का डेप्रिशिएशन भी इतना ही होगा, मतलब इतने दिन 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके डेप्रिशिएशन चार्ज हुआ, और फर्दर जो है 1,60,000 करके डेप्रिशिएशन चार्ज होने वाला है। तो 5th ईयर का भी 1,60,000 होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था 4th नंबर वाला। अब हम लोग देखेंगे 3rd नंबर, ठीक है। 3rd नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला। इसमें बोला है कि द एलजी ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक एट 45 लाख। तो एलजी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उन्होंने 45 लाख रुपीज से 45 लाख रुपीज का एक एक ट्रक जो है वो ऐसा 10 ट्रक परचेज किया है 1 अप्रैल 16 को। On October 1st, 2018, one of the truck is involved in an accident and is completely destroyed. तो ये 10 ट्रक में से एक ट्रक, ठीक है, जिसका एक्सीडेंट हो गया है 1 अक्टूबर 18 को, और वो पूरा जो है डिस्ट्रॉयड हो गया, एंड 27 लाख इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस इन फुल सेटलमेंट। और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला है 27 लाख का। अब इंश्योरेंस करवाया हुआ होगा ट्रक का, तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा इंफॉर्मेशन, उसको हम एक बार तुम लोग को ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या बोल रखा है। तो सबसे पहले बोला कि एक कंपनी है जिन्होंने 10 ट्रक परचेस किया था। तो कब किया था? 1416 में, ठीक है। परचेस 10 ट्रक एट द रेट ऑफ 45 लाख करके, 45 लाख ईच, ठीक है। अच्छा, अब ये ट्रक बोल रहा है कि अक्टूबर 18 में ये ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और 27 लाख इंश्योरेंस कंपनी से मिला। अच्छा, नीचे देखोगे तो इनका ईयर एंड दिख रहा है 31 दिसंबर 19, मतलब मैंने जो ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग अगर चले तो ईयर एंड होगा 31 दिसंबर, पहले 16 को होगा, फिर 31 दिसंबर 17 को होगा, फिर 31 दिसंबर 18 को होगा, और 31 दिसंबर 19 को होगा। मैंने 19 तक इसीलिए किया क्योंकि हमें 31 दिसंबर 19 का हमें बोला है मोटर ट्रक अकाउंट बनाने के लिए 2 इयर्स, 2 साल का, और लास्ट ईयर जो बनेगा वो एंड होना चाहिए 31 दिसंबर 19 में। मतलब हम लोगों को रेडी करके देना है ये वाला ईयर और ये वाला ईयर, ठीक है, क्योंकि हमें बोला है 2 इयर्स जिसमें लास्ट ईयर हम लोग का यहाँ पर एंड होने वाला है, ये हमें प्रिपेयर करके देने के लिए बोला है, ठीक है। अच्छा, अब इस ट्रक का एक्सीडेंट कब हुआ है? बोल रहा है कि 1 अक्टूबर 18 में। तो 1 अक्टूबर 18 कब लाई करेगा? 18 मतलब ये वाला हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 अक्टूबर 18 में एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। ये जो है इसमें से एक ट्रक का, ठीक है, एक ट्रक हम लिख देते 1T, एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ और क्लेम मिला इंश्योरेंस कंपनी से 27 लाख का। इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला 27 लाख का, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक इज परचेस्ड बाय द कंपनी फॉर ए सम ऑफ 50 लाख। उसी दिन दूसरा एक ट्रक परचेज हुआ है 50 लाख का, दूसरा एक ट्रक परचेज किया गया है 50 लाख का सेम डेट पे। अच्छा, मैंने जब 50 लिख ही लिया है तो लाख क्यों लिखी? अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है द कंपनी राइट ऑफ 20% और ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम, मतलब डिप्रिशिएशन जो है ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम 20% पे होता है। तो SLM 20% पर एनम पे इनको डिप्रिशिएशन चार्ज करना। द कंपनी ऑब्जर्व द कैलेंडर ईयर एज फाइनेंशियल ईयर, वो तो मैंने पहले यहाँ पर देख के किया कि कैलेंडर ईयर इनका फाइनेंशियल ईयर है, तो ये ईयर एंड होता है यहाँ पर, फिर ये ईयर एंड होगा यहाँ पर। तो पहले बनाएंगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट बनाने के बाद हम लोग जो है बाकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1, तो ट्रक को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 9 और 8, 1 एक अलग, क्योंकि 45 लाख का
10 ट्रक में एक ट्रक का कैलकुलेशन अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रक जो है वो हम लोगों का आगे जाके जो है मतलब एक्सीडेंट के कारण वो हमारे पास से डिस्कर्ड हो जाता है और उस पर क्लेम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक तो 1 ट्रक का जो है कैलकुलेशन करेंगे और एक 9 ट्रक का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये 1 ट्रक और 9 ट्रक का कैसे कैलकुलेशन होगा? दोनों ट्रक ही 1416 में परचेज हुआ, तो एक ट्रक का वैल्यू 45 लाख। ठीक है, कॉस्ट, और इसका हो जाएगा 45 लाख इंटू 9, इसका कॉस्ट हो जाएगा 9 ट्रक का एक साथ करें क्योंकि वो तो हमारे साथ जो है एंड तक है, मतलब जितने दिन का हमें अकाउंट रेडी करने के लिए बोला गया है। तो 45 लाख इंटू 9 करने से आ जाता है 40 लाख 50, नहीं ये शायद 45 लाख का मतलब 45 के बाद 5 जीरो इंटू 9, ऐसा तो नहीं होगा। 405 और 5 जीरो, ठीक है, 405 और 5 जीरो। ठीक है, 4 करोड़ यहाँ पर, नहीं 4 करोड़, हाँ 4 करोड़ समथिंग आ रहा है। ठीक है, 4 करोड़ ये आ रहा है वैल्यू। तो जो भी हो, तो यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, अब देखो ये हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट किए, पहले ट्रक परचेस हो गया, मैंने तो बाइफर्केशन इसीलिए कर लिया क्योंकि आगे जाके एक ट्रक का मुझे अलग कैलकुलेशन चाहिए होगा। अब हम लोग ऐसे जा रहे थे यहाँ पर ईयर एंड हुआ, डेप्रिशिएशन होगा, बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो सिंपल हम लोग 31 दिसंबर 16 को कर देंगे डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन कितना लगेगा? क्योंकि एसएलएम मेथड में लगाने बोला है 20%, तो ये अप्रैल को खरीदा गया था, तो दिसंबर तक बोलो कितने टाइम का डिप्रिशिएशन लगेगा? फर्स्ट बार यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम का डिप्रिशिएशन लगेगा अप्रैल से लेकर दिसंबर? बताओ, अप्रैल से लेकर दिसंबर कितने टाइम का डिप्रिशिएशन लगेगा? 9 months. 9 मंथ्स का लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 मंथ्स का डिप्रिशिएशन, तो 45 लाख यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 45 लाख इंटू 20% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 करने से जितना आएगा 6,75,000। यहाँ पर लिखेंगे 6,75,000। अब माइनस कर लेते हैं 45 लाख, देखेंगे कितना वैल्यू बचता है, तो ये हो गया 38,25,000। यहाँ पर भी वही 9 मंथ्स का ही डेप्रिशिएशन लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो दोनों एक ही साथ खरीदा गया है, मतलब 10 ट्रक, लेकिन मैंने अलग अलग इसीलिए किया क्योंकि आगे जाके ये वाला हमारा डेप्रिशिएट होने वाला है, तो 405 मतलब डिस्कर्ड होने वाला है, डिप्रिशिएट। तो यहाँ पर हो जाएगा 4050 और उसके बाद 4 जीरो। ठीक है, इंटू हो जाएगा हम लोग का 20% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो ये वैल्यू हो जाएगा 60,75,000, मतलब 60,75,000 माइनस कर देंगे 405,000, 40 50 और 4 जीरो और एक जीरो लगेगा, मतलब 3 करोड़ 44,25,000, 3 करोड़ 44,25,000। डेटा ठीक है, हम बोलते वक्त थोड़ा गलत हो जा रहा है मेरे से। तो ये 1117 का हो गया, चाहो तो लिखो 1117, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्या फर्क पड़ता है। फिर हम लोग यहाँ पर आ गए, अब ऐसे जा रहे थे सेम तरीके से हमारा ईयर एंड आ गया। अब हम लोग डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। अब ये कितने टाइम का होगा? 12 मंथ्स का होगा। दिसंबर में डिप्रिशिएशन लग चुका था 1 जनवरी से नेक्स्ट दिसंबर तक, तो पूरा 12% पूरा 12 मंथ्स का डिप्रिशिएशन 20% चार्ज होगा। 31 दिसंबर 17 में डिप्रिशिएशन लगेगा और अभी लगेगा हम लोग का 12 मंथ्स का। ठीक है, तो 12 मंथ्स का कितना होगा? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोला है तो 45 लाख पे लगेगा 20%, 45 लाख पे लगेगा हम लोगों का 20%, तो ये वैल्यू हो जाता है 9 लाख। ठीक है, और ये वाला 405,000,000 इंटू 20%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 81 लाख। देखो तुम लोग और एक तरीके से भी सोच सकते हो ये कैलकुलेशन, अगर एक ट्रक का 9 लाख तो 9 ट्रक का 81 लाख होगा, 9 इंटू 9। ठीक है, क्योंकि सेम ही तो वैल्यू है। अब हम लोग इसको माइनस कर लेते हैं, तो
करोड़ 44,25,000, तो ये वैल्यू हो गया 2,63,00,000, 2,63,25,000, और ये हम लोग का हो जाएगा 29,25,000, ऐसे बोलेंगे 29,25,000। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो यहाँ तक का जो सफर ये भी कंप्लीट। यहाँ अब ऐसे जा रहे थे, अब यहाँ पर कोई एक ट्रांजैक्शन होगा, क्या होगा, ये जो एक ट्रक था उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो हमारे पास कितने दिन रहा यूज करने के लिए, लास्ट हमारे पास दिसंबर में डिप्रिशिएशन लगा था, हम लोग सोचे थे ईयर एंड में लगाएंगे, लेकिन उसके पहले एक्सीडेंट हो गया, तो बचा कितना दिन हमारे पास, वो ट्रक कितने दिन था दिसंबर के बाद, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 9 मंथ्स तक ये डिप्रिशिएशन होगा, ठीक है। उसके बाद ये एक्सीडेंट के कारण यहाँ से डिस्कर्ड हो जाएगा, तो डेट हो जाएगा 1 अक्टूबर 18, डिप्रिशिएशन लगेगा 9 मंथ्स का, ठीक है। अब 9 मंथ्स का डिप्रिशिएशन किस पे लगाएंगे, 45 लाख पे ही लगाएंगे, क्योंकि एसएलएम है, तो 45 लाख पे 9 लाख का डिप्रिशिएशन कितना होता है 9 मंथ्स का, ऑलरेडी एक बार हम लोग निकाल चुके हैं, 6,75,000, दोबारा कैलकुलेट करोगे वही आएगा, तो चाहो तो वह यहीं से देख के लिख दो, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट था ये, अगर मतलब एसएलएम था, अगर ये डब्ल्यूडीबी होता तब तो अलग बात होता, तब तो 29,25,000 पे हमें लगाना पड़ता, तब तो फिर से कैलकुलेट करना पड़ता, इसीलिए मैंने यहाँ पर कर दिया। तो आप देखो 29,25,000, ठीक है, माइनस हो जाएगा 6,75,000, तो ये हम लोग का वैल्यू हो गया 22,50,000। 22,50,000 हमारे बुक्स वैल्यू दिख रहे थे जिस दिन इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, और हम लोग को क्लेम मिला 27 लाख का इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है, तो क्लेम मिल गया क्योंकि इंश्योरेंस किया हुआ था 27 लाख, तो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, क्योंकि गाड़ी का वैल्यू 22,50,000, क्लेम मिला 27 लाख, तो क्लेम मिलने के बाद हमारा लॉस रिकवर होने के बाद भी हमारे पास 4,50,000 जो है बच जाता है, मतलब हमारे लिए ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये मतलब पीएल क्या प्रॉफिट लिख देते हैं, प्रॉफिट हो गया, और ये गाड़ी हमारे पास से चला गया। फिर ये यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ, अब हमारा ईयर एंड होगा, उसके पहले इस डेट पे और एक चीज हुआ है, हम लोगों ने और एक ट्रक परचेस किया है, 110/18 पे परचेस किया है एक ट्रक, जिसका कॉस्ट है यहाँ पर 50 लाख, ठीक है, 50 लाख हो गया। इस डेट का जो भी ट्रांजैक्शन था हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अब 31 दिसंबर आएगा तो ये 9 ट्रक और ये जो नया वाला ट्रक हम लोगों ने परचेस किया है, ये दोनों पे हमें लगाना पड़ेगा डिप्रिशिएशन, ठीक है। तो 31 दिसंबर यहाँ पर हो जाएगा 18, यहाँ डिप्रिशिएशन लगेगा, और यहाँ भी लगेगा 31 दिसंबर 18 पे डिप्रिशिएशन, ठीक है। तो ये यहाँ जो डिप्रिशिएशन लगेगा ये तो 12 मंथ्स का होगा, क्यों, क्योंकि वो 9 ट्रक का बात हो रहा है, तो जो 9 ट्रक था वो पहले 9 मंथ्स, फिर 12 मंथ्स, अगेन 12 मंथ्स का डिप्रिशिएशन होगा, ठीक है। तो इस पे लगेगा 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स का कितना होता है, 4,50,00,000 पे हम लोग का लग जाता है वही 81, ये वाला, ठीक है। तुम लोग इस पे लगा के देखो, ओरिजिनल कॉस्ट पे 20% करोगे तो 81 लाख ही आएगा, ठीक है। और इस पे कितना हो जाएगा, यहाँ अक्टूबर में खरीदा गया, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसमें लगेगा हमारा 3 मंथ्स का डिप्रिशिएशन, तो 50 लाख पे 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा, तो 50 लाख इंटू 10% इंटू 3/12, तो ये हो जाता है 50 लाख इंटू 10% इंटू 3/12, 1,25,000, अच्छा, माइनस 50 लाख, तो ये हो गया 48,75,000। अब नेक्स्ट हम लोग का ये डिप्रिशिएशन लगेगा, ऐसे करके हम लोग जाएंगे यहाँ पर, 10% लगेगा 20%। ओ 20% होगा ना, मैंने 10% कर दिया, सॉरी, 50 लाख, हाँ रेट मैंने गलत लगा दी, 20% इंटू 3/12, हाँ 2,50,000, ठीक है, मैंने गलत कर दिया, 20% लगेगा ना, मैंने गलती से 10% लगा दिया, ठीक है। 2,50,000 माइनस 50 लाख, तो ये हो गया 47,50,000। अब
ये ईयर फिर से एंड होगा। अभी हमारे पास दो एसेट है, एक ये वाला और एक ये वाला। अच्छा, इसका तो वैल्यू निकाला नहीं। 2,63,25,000 माइनस 81 लाख, तो ये हो जाता है 1,82,25,000। 1,82,25,000, ठीक है। अब डिप्रिसिएशन लगेगा 31 डिसम्बर 2019 को, ठीक है। तो कितने मंथ का लगेगा? 12 मंथ्स का, क्योंकि अब तो ये पूरा 12 मंथ्स यूज होगा। तो 50 लाख पे 20%, यानी कि 10 लाख हो जाएगा। 50 लाख 20% इंटू 12/12, तो ये हो गया 37,50,000, ठीक है। और इस पे भी कितने दिन का लगेगा? 12 मंथ्स का लगेगा। 31 दिसंबर 2019, 12 मंथ्स का कितना होगा? फिर से वही 81 लाख ही होगा, क्योंकि हम लोग तो कर रहे हैं SLM मेथड, तो 81 लाख ही माइनस होगा। तो 1,82,25,000 माइनस 81 लाख, तो ये हो जाता है 101, मतलब 1,25,000, ये हो गया, ये वैल्यू बच गया, ठीक है। तो वर्किंग नोट तो फुल्ली कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब हम लोग को क्या करना है? कैलकुलेट करना है, मतलब जो अकाउंट बोला है सिर्फ ट्रक अकाउंट बनाने बोला और कुछ नहीं बोला था, ठीक है। तो हम लोग मोटर ट्रक अकाउंट बनाएंगे, तो बनाओ मोटर ट्रक अकाउंट। सबसे पहले परचेज होगा, डेट हो जाएगा 1/1/18, ठीक है। ये देखो यहाँ से देख देख के लिख सकते हैं। 1/1 क्यों लिख रहा है? देखो 1/1/18 इसीलिए लिख रहा है, हम लोग को सिर्फ ये ईयर, देखो ये 2 ईयर का अकाउंट दिखाने के लिए बोला है। बोला है कि 2 ईयर्स का दिखाओ जो, और लास्ट ईयर एंड होना चाहिए 31 दिसंबर 2019, मतलब ये वाला और उसके पहले वाला। ये देखो लास्ट ईयर यहाँ पर बोला है ना, कहाँ चला गया क्वेश्चन, ये देखो एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2019, 2 ईयर्स का दिखाने को है। तो मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए? मुझे 1/1/18 का वैल्यू चाहिए, मुझे ये सब परचेज वाला वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। तो 1/1/18 में वैल्यू कितना हो रहा है वो हम लोग कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए तो ये वर्किंग नोट काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, वर्किंग नोट नहीं लिखे, ऐसे लिखते हैं 1/1/18 का एसेट का वैल्यू, 1/1/18 वैल्यू ऑफ एसेट। वैल्यू ऑफ एसेट कैसे पता करेंगे? देखते हैं 1/1/18 में एसेट का वैल्यू कितना हुआ। तो ये देखो यहाँ 16 का डिप्रिसिएशन, फिर 17 का, फिर ये देखो ये 17 में डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, मतलब 31 दिसंबर, तो ये 1/1/18 होगा। सोच के देखो, अगर 31 दिसंबर 17 में डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया, तो उसके बाद ये वाला होगा 1/1/18। तो 1/1/18 में एसेट का वैल्यू कितना है? 29,25,000। ये देखो बचा हुआ वैल्यू 29,25,000 प्लस 2,63,25,000, टोटल करके देखते हैं कितना। 29,25,000 प्लस 2,63,25,000, तो 2,92,50,000, 2,92,50,000। देखो हमें जिस डेट का एसेट का वैल्यू चाहिए ना, उस डेट पे हमारे पास कितना एसेट था? हमारे पास वो जो 10 ट्रक है वही था, ठीक है। ये इस डेट पे चाहिए, ठीक है, इस डेट पे। तो इस डेट पे तो हमारे पास वो 10 ट्रक ही था, 10 ट्रक पूरा ही हमारे पास था, कुछ भी डिस्ट्रॉयड वगैरह हुआ नहीं था। तो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन जब चार्ज किया तब ऑलरेडी चेक किया हुआ है। ये देखो 1/1/18 का ये वैल्यू हो रहा है 2,92,50,000। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस BD, ठीक है। ये पूरा ही वर्किंग नोट 1 के अंडर कर देते हैं। 2,92,50,000, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन लगेगा, कब लगेगा? अब यहाँ पर ना एक जो है डायरेक्टली हम लोग 31 दिसंबर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये 18th में ही हमें पहले 1/10/18 में डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो पहला ट्रांजैक्शन होगा 1/10/18, तो 1/10/18 में सबसे पहले डिप्रिसिएशन लगाएंगे जो ट्रक हम लोग का डिस्ट्रॉयड हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन लगा रहे ट्रक डिस्ट्रॉयड वाला, जो ट्रक डिस्ट्रॉयड हुआ है, ठीक है, उसका डिप्रिसिएशन लगाएंगे। और उससे हमें जो क्लेम मिला उसको बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, जैसे बेचने से भी बैंक अकाउंट डेबिट करते हो। तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट बोल के क्लेम लिखना पड़ेगा। और जो प्रॉफिट हुआ उसको हम लोग 2PL बोल के रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग का प्रॉफिट भी हुआ ना, ये देखो
यहाँ लिखेंगे 2 पीएल, एक लाइन मैंने जगह इसीलिए छोड़ा, उस दिन एसेट परचेज भी हुआ है तो परचेज वाला ऊपर लिख देंगे तो वो देखने में ज्यादा ठीक लगेगा। प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ है, अब ये सारा डेटा यहाँ से देख के लिखेंगे। तो ये देखो प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 4,50,000, क्लेम मिला है 27 लाख और डिप्रिशिएशन हुआ है 6,75,000। तो ये देखो डिप्रिशिएशन हुआ 6,75,000, क्लेम मिला 27 लाख, ठीक है, क्लेम मिल गया है 27 लाख और जो प्रॉफिट है वो हम लोग का हुआ है 4,50,000। तो ये हम लोगों ने 110/18 का ट्रांजैक्शन लिख दिया जो ट्रक डिस्ट्रॉयड हुआ, और उसी दिन हम लोगों ने एक और ट्रक परचेज किया तो टू बैंक यहाँ पर हो जाएगा परचेज, ठीक है, और इसका वैल्यू है 50 लाख, इसका वैल्यू है 50 लाख, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा, अब अगर हम लोग ड्रॉ के हिसाब से चलते हैं तो हम लोगों ने 110 तक का लिखा, अब 31 दिसंबर का लिखना पड़ेगा। 31 दिसंबर 18 में क्या होगा, बाकी 9 ट्रक पे डिप्रिशिएशन और जो एसेट हम लोगों का नया परचेज हुआ उस पे डिप्रिशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 31 दिसंबर 18 में बाई डिप्रिशिएशन, ठीक है। तो बाई डिप्रिशिएशन, अच्छा ये सब ना वर्किंग नोट 1 के अंडर आएगा तो तुम लोग को साइड साइड में वर्किंग नोट 1 बोल के लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो हम भूल गए तो नहीं लिखे, तो यहाँ पर डिप्रिशिएशन लिखना पड़ेगा। तो डिप्रिशिएशन हम लिख देते हैं ओल्ड प्लस न्यू दोनों का एक साथ मिला के लिख देते हैं, ठीक है। तो ओल्ड वाले का डिप्रिशिएशन कितना, ये देखो ओल्ड वाले का 81 लाख 31 दिसंबर और ये न्यू वाले का 2,50,000, तो 2,50,000 और 81 लाख, 81 लाख और ये हो गया 2,50,000, तो कितना हो जाएगा 83,50,000, 83,50,000। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, बचा हुआ वैल्यू बाई बैलेंस सीटी, ओल्ड प्लस न्यू एसेट का बचा हुआ वैल्यू, वो भी हमारे पास वर्किंग नोट में है तो वर्किंग नोट का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये देखो 1,82,25,000 और 47,50,000, 1,82,25,000 और 47,50,000 था शायद, एक बार फिर से देख लेते हैं, 47,50,000, हाँ अब ऐड कर लेते हैं 47,50,000 प्लस 1,82,25,000, तो ये हो जाएगा 2,29,75,000, 2,29,75,000। अब दोनों साइड ऐड करने से टैली हो जाना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने सारा चीज लिख लिया है। तो देखते हैं इधर का है, पहले यही लिख लेते हैं, 83,50,000 प्लस 27 लाख प्लस 6,75,000, 3,47,00,000। यहाँ भी होना चाहिए 3,47,00,000। देखते हैं ये हो जाएगा -54,50,000, तो ये बचना चाहिए, हाँ ठीक है 2,92,50,000, हाँ मैच तो हो रहा है, ठीक है। अब आगे इसको ब्रॉड डाउन करेंगे तो ब्रॉड डाउन करने से हो जाएगा 1,119 में टू बैलेंस बीटी 2,29,75,000 और यहाँ पर डिप्रिशिएशन लगेगा 31 दिसंबर 19 बाई डिप्रिशिएशन, कौन कौन से एसेट का लगेगा, ओल्ड और न्यू वाला, ठीक है। तो ओल्ड प्लस न्यू, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ओल्ड का तो 81 लाख ही है मुझे याद है क्योंकि देखो एसएलएम था ना तो हम लोग का वही आया था, ये देखो एसएलएम था हम लोग का 81 लाख आया था और ये हो गया 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 लाख, तो 91 लाख बन जा रहा है और बैलेंस बाई बैलेंस सीटी ओल्ड और न्यू का मिला के, ठीक है, ओल्ड प्लस न्यू, तो ये हम लोग का हो जाएगा, देखते हैं कितना है, 1,01,25,000 और 10 लाख, 1,01,25,000 और 10 लाख तो डिप्रिशिएशन था, लेस करने के बाद आया था 37,50,000, 37,50,000, ठीक है। तो 50,000 और 25,000 मतलब 75,000, 8138
मतलब 1,38,75,000। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड करने से मेरा इतना आना चाहिए। देखते हैं, यहाँ पर 91 लाख प्लस 1,38,75,000, 2,29,75,000, 2,29,75,000, 2,29,75,000, 2,29,75,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का डेटा जो है ना वो काफी ह्यूज अमाउंट का है, तो कैलकुलेट करते वक्त ये क्वेश्चन आसान है। ये क्वेश्चन अगर आता है इस तरीके का तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा पता है? प्रॉब्लम एक ही है कि जब भी तुम लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जीरो वीरो लिखने में गलत हो सकता है, गलत होने से तो मतलब तब तुम लोग का जो है आंसर रॉन्ग आ सकता है। बाकी क्वेश्चन वैसा कुछ भी टफ नहीं है। ये 10 ट्रक में 9 और 1 अलग करना, ये हम लोग पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें कोई नया बात नहीं है। मेन जो है इतना ह्यूज अमाउंट है जिसका कैलकुलेशन करते वक्त जीरो वगैरह माइनस वगैरह ये काफी कंसेंट्रेशन के साथ करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग का गलत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर नया कुछ भी नहीं मिला हमें वैसे देखने लायक। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है। नया चीज जो है कि कैलकुलेशन काफी केयरफुली करना पड़ेगा। तो ये हो गया थर्ड नंबर वाला, बाकी हम लोग का कंप्लीटेड है। फोर्थ अभी करवाया। फिफ्थ जो है हम लोग लास्ट क्लास में ही कर चुके हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर वाला क्वेश्चन, फिफ्थ और सिक्स दोनों ही। ठीक है, फिफ्थ नंबर वाला, हाँ, और सिक्स नंबर तो पहले ही कर लिया था प्रोविजंस वाला। अभी हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें क्या बोला है? इसमें हमें बोला है ए फर्म्स प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एट 31st December 2018 एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डिप्रिसिएशन प्रोविजन ब्रोकन डाउन बाय ईयर ऑफ परचेज आर एज फॉलोज। बोल रहा है कि 31st December 2018 में प्लांट का जो अकाउंट है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिप्रिसिएशन प्रोविजंस बोला है, मतलब डिप्रिसिएशन किसी 1 ईयर का नहीं होगा, जब से परचेज हुआ है तब से लेके अभी तक का, मतलब 31st December 18 तक का पूरा डिप्रिशिएशन हमें दिखेगा। अच्छा देखो, पहला एसेट कब परचेज हुआ है? एक एसेट परचेज हुआ है 2002, फिर 8, 9, 10, 17, 18, इस तरीके से हमें डेट दे दिया है। तो ये एसेट का जो परचेज वैल्यू है वो है 2 लाख, इसका है 3 लाख, इसका है 10 लाख, इसका है 7 लाख, इसका है 5 लाख और इसका है 3 लाख। ये हमें सारा कॉस्ट बता दिया है कि कौन कौन सा एसेट परचेज हुआ है और सारे एसेट का कॉस्ट कितना है ये हम लोग को बता दिया है। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है? अच्छा, और भी इंफॉर्मेशन है, देखते हैं। बोला है कि प्रोविजंस डिप्रिसिएशन का कितना है, मतलब इस एसेट पे अब तक कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है टोटल, क्योंकि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड तो मैंने तुम लोग को दिखाया था, बताया भी था क्या होता है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का मतलब जिस दिन परचेज हुआ उस दिन से लेके टिल द डेट, जिस डेट तक का हमें बोला है उस डेट तक का टोटल डिप्रिसिएशन। तो ये एसेट फुल्ली डिप्रिशिएट हो चुका है, मतलब फ्यूचर में इस पे डिप्रिसिएशन लगना इम्पॉसिबल है। 2 लाख का एसेट था, पूरा 2 लाख डिप्रिशिएट हो चुका है। 2008 का 3 लाख वाला एसेट फुल्ली 3 लाख डिप्रिशिएट हो चुका है, मतलब फ्यूचर पे इस पे कोई डिप्रिसिएशन लगना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट बोला है 10 लाख का एसेट पे 9,50,000 ही डिप्रिशिएट हुआ है, मतलब ये फ्यूचर में और डिप्रिशिएट होगा। 7 लाख वाला इतना, ये भी फ्यूचर में डिप्रिशिएट होगा, ये भी फ्यूचर में डिप्रिशिएट होगा और ये भी फ्यूचर में डिप्रिशिएट होगा। ठीक है, अभी तो देख के इतना ही समझ में आ रहा है कि हमारे पास लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6 एसेट है जिसका टोटल वैल्यू है 30 लाख और टोटल डिप्रिशिएशन है अब तक 21,35,000। और इंडिविजुअली अगर देखें तो 2 एसेट ऐसा है जो फुल्ली कंज्यूम्ड हो चुका है, मतलब फुल्ली यूज्ड हो चुका है, उस पर आगे जाके डिप्रिशिएशन नहीं लगेगा, लेकिन बाकी के बचे जो 4 एसेट है वो फुल्ली यूज नहीं हुआ है, तो इसमें आगे जाके डिप्रिशिएशन लग सकता है अगर वो एसेट हमारे पास है तो। अब देखते हैं कौन सा एसेट है, कौन सा सेल हो गया।
बोल रहा है डेप्रिसिएशन इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है, 10% पर एनम ऑन कॉस्ट बता दिया, मतलब एसएलएम मेथड से। इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू एज्यूम दैट ऑल परचेज सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट ऑकर्ड ऑन 30th जून इन द रेलिवेंट ईयर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑन विच दिस इवेंट ऑकर्ड। बोल रहा है कि परचेज कभी भी हो, सेल कभी भी हो, या डिस्पोजल कभी भी हो किसी भी एसेट का, मतलब एक्चुअल डेट कुछ भी हो, कंपनी हमेशा उसे 30th जून मान के कैलकुलेशन करेगी। मतलब अगर कोई एसेट परचेज हो रहा है तो उसे 30th जून ही मानेगी, और अगर कोई सेल हो रहा है तो उसे भी 30th जून मानेगी, अगर डिस्पोज्ड ऑफ है तो भी 30th जून मानेगी, चाहे वो कभी भी सेल परचेज क्यों हो कि मतलब सेल परचेज जब भी हो, ये डेट वो मान के कैलकुलेशंस करने वाले हैं डिप्रिशिएशन का। अब बोल रहा है 2019 में क्या हुआ है, कुछ ट्रांजैक्शंस हमें बताए जो कि हुआ है। परचेज हुआ है एक प्लांट 15 लाख का, प्लांट जो बॉट हुआ था, बॉट इन 2008 में एक एसेट बॉट हुआ था 3 लाख का, उसमें से वो एसेट बोल रहा है 1,70,000 में बेच दिया गया। 3 लाख वाला एसेट बोल रहा है प्लांट दैट हैड बॉट इन 2008, हाँ वो बोल रहा है 1 लाख से फॉर 1,70,000। अच्छा, जो 3 लाख का जो प्लांट है उसमें से जो 1,70,000 का प्लांट है, लैंग्वेज ठीक से पढ़ो, लैंग्वेज में क्या बोल रहा है, प्लांट दैट हैड बॉट इन 2008 फॉर 1,70,000, मतलब इसमें दो प्लांट है, एक है 1,70,000 का, ठीक है, जो कि स्क्रैप्ड हो जाएगा, और एक है इसका मतलब बाकी बाकी वैल्यू कितना होगा 1,30,000। 3 लाख से 1,70,000 माइनस करोगे तो 1,30,000 आएगा, तो 1,70,000 वाला स्क्रैप्ड हो जाएगा, 1,30,000 वाला भी हमारे पास और नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो ना डिप्रिशिएशन पूरा लग चुका है, मतलब हो सकता है कि हम लोगों ने उसे फेंका नहीं है लेकिन वो यूजेबल कंडीशन में भी नहीं है, ये हम लोगों ने निकाल दिया, स्क्रैप्ड कर दिया। प्लांट दैट हैड बॉट इन 2009 फॉर 90,000। अब 2009 में कितने का प्लांट खरीदा गया था, टोटल 10 लाख का, उसमें से 90,000 वाला प्लांट बेच दिया गया है 5,000 पे, और प्लांट जो 2010 में खरीदा गया था तो टोटल 7 लाख का, उसमें से 2,40,000 वाला प्लांट जो है वो 15,000 में सेल कर दिया गया है, ये बोला है हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या करने, क्या बोला है हम लोग को, बोला है calculate the provisions for depreciation of plant and machinery for the year ended 31st December 2019। 31st December 2019 तक provisions for depreciation of plant and machinery account हमें calculate करके देना है। और क्या बोला है देखते हैं, फिर बोल रहा है कि in calculating these provisions you should bear in mind that it is company's policy to show any profit or loss on sale of disposal of plant as कंप्लीटली सेपरेट आइटम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेपरेटली दिखाना है, अगर कोई भी एसेट हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, इसको हमें पीएल अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, ऐसे बोल रहा है। एक मिनट और एक बार पढ़ते हैं, बोल रहा है कि इट इज कंपनीज पॉलिसी टू शो एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्लांट एज ए एज ए कंप्लीटली सेपरेट आइटम। अच्छा, बोल रहा है कि पीएल में अलग से हम लोग दिखाते हैं अगर कोई एसेट हम लोग बेचते हैं और उस पर प्रॉफिट या लॉस होता है, लेकिन हम लोग को प्रिपेयर करने क्या बोले, वो तो कंपनी का पॉलिसी बोला है, लेकिन हम लोग को यहाँ रेडी करके दिखाने क्या बोला है, सिर्फ 2019 का अकाउंट, वो भी क्या क्या अकाउंट, प्लांट मशीनरी, डेप्रिशिएशन, प्रोविजन यानी प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, मतलब एसेट डिस्पोजल अकाउंट, बेसिकली एसेट अकाउंट जिसका नाम है प्लांट एंड मशीनरी। कॉस्ट में क्यों दिखेगा, क्योंकि प्रोविजंस अकाउंट बना रहे। डिप्रिशिएशन यानी प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट, और सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी यानी एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ये तीन अकाउंट हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये तीन अकाउंट हम लोग पहले बना लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद हम तुम लोग को कैलकुलेशन दिखाएंगे, ठीक है, कैसे होगा। अच्छा, तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इतने में हो जाएगा। फिर लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर
डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये भी इतने जगह पे हो जाना चाहिए। फिर प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, देखते हैं इसके लिए कितना जगह चाहिए होगा। इसके लिए थोड़ा सा और जगह चाहिए, इसमें नहीं होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस पेज में थोड़ा और जगह रख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। अगर हम लोग पूरा वर्किंग नोट बना लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग को ये 3 अकाउंट बनाना है। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि हमारा प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट हमें कब का दिखाना है, 2019 का सारा अकाउंट बना के देना है, ठीक है। तो ये जो 31 दिसंबर 18 का एंड में कैलकुलेशंस करके देखा गया कि टोटल प्लांट का वैल्यू है कितना, 30 लाख, ठीक है। टोटल प्लांट का वैल्यू है 30 लाख। तो अगर मुझे 19 का अकाउंट बनाना है तो मेरा अकाउंटिंग का स्टार्टिंग होगा 1 जनवरी 2019, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लिख के दिखाते हैं 1 जनवरी 2019 यहाँ पर। तो 1 जनवरी 2019 में टू बैलेंस बीडी बोल के, क्योंकि सारा एसेट कॉस्ट में दिखता है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हम लोग के पास इस डेट पे एसेट कितना था, 30 लाख, ठीक है। एसेट कितना था, कॉस्ट में 30 लाख था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से कौन कौन सा एसेट सोल्ड आउट हो गया, देखो कौन कौन सा एसेट सोल्ड आउट हुआ, यहाँ पर दिया हुआ है। एक 1,70,000 वाला, ये देखो एक 1,70,000 वाला, एक 90,000 वाला और एक 2,40,000 वाला, ये सारा एसेट हम लोग का सेल हो गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, जब एसेट सोल्ड आउट होता है प्रोविजंस मेथड में हम लोग लिखते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। नॉर्मली एसेट बिकने से हम लोग क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बैंक का एंट्री जो है वो तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट वगैरह में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जब एसेट डिस्पोज होता है, अगर तुम लोग को याद है मैंने लिख के दिखाया था जो रूल्स होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मिलेगा तो हम दिखा देते हैं, देखो पता नहीं मेरा ये यहाँ पर दिखेगा कि नहीं, ये नहीं दिखेगा, ये काफी आगे का है। चलो देखते हैं, अगर मिल जाता है तो हम दिखाते हैं। हाँ, मिलना तो चाहिए, चलो दिखाते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, नहीं ये तो काफी बाद का आ गया। इसके पहले वाला ना मिसिंग है, ठीक है, मतलब यहाँ मुझे नहीं मिल रहा है। जो भी हो, मैंने तुम लोग को जब प्रोविजंस करवाया था, तुम लोग अपने कॉपी में भी देखोगे तो तुम लोग को दिख जाएगा। तुम लोग अगर अपने कॉपी में भी देखोगे ना तो तुम लोग को दिख जाएगा, ठीक है, कि एसेट जब परचेज होता है तो नॉर्मल एंट्री होता है फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। जब डिप्रिशिएशन चार्ज होगा तो डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन। और जब एसेट बिकेगा तो एंट्री ये हो जाएगा कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। ये तुम लोग को एंट्री जरूर मिलेगा अगर तुम लोग चेक करोगे तो, ठीक है। अच्छा, अब ये हम लोग का 1/1/2019 में ये है। अब जो एसेट डिस्पोज्ड हो रहा है उसका डेट देखो, जो एसेट डिस्पोज्ड हो रहा है उसका डेट कितना कितना है। तो यहाँ पर एसेट जो भी बिकेगा वो 30 जून को ही बिकेगा। क्वेश्चन में मैं बोला था ना कि कंपनी का पॉलिसी है जब भी ये लोग एसेट को सोल्ड करते हैं तो 30 जून को मानते हैं, ठीक है। अब सारा एसेट ड्यूरिंग द ईयर 2019 में ही सेल हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 30 जून 2019, बाई क्या लिखेंगे, बाय प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल बोल के लिखेंगे, ठीक है। अब कौन कौन सा एसेट डिस्पोजल हुआ, सभी का ओरिजिनल कॉस्ट में जाएगा, क्योंकि ये तो हमारे कॉस्ट में रेडी होता है तो कॉस्ट, और इधर भी कॉस्ट में ही रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो इसके लिए तुम लोग को प्रोविजन अकाउंट पूरा याद होना चाहिए कि किस मेथड से वो होता है, तभी मतलब समझ में आएगा आसानी से, ठीक है। तो देखो हम लोग का 1,70,000 का स्क्रैप हुआ है, 90,000 का सोल्ड आउट हुआ है, 2,40,000 वाला सोल्ड आउट हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऐसे करके, यहाँ पर स्क्रैप्ड, स्क्रैप्ड हुआ है। स्क्रैप्ड का मतलब हम लोगों को बेच के कुछ मिला नहीं, ठीक है। 1,70,000 वाला, और सोल्ड हुआ है, सोल्ड आउट हुआ है 90,000,
भाई डिस्पोजल मतलब सोल्ड ही होता है, अगर तुम लोग सोल्ड बोल के नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। और एक है हम लोग का 2,40,000 वाला। ये सारा इंफॉर्मेशन ना मुझे यहाँ पर दिया हुआ है, देखो यहाँ दिया हुआ है कि कौन कौन सा एसेट बिका, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एसेट परचेज भी हुआ है, ये देखो यहाँ पर बोला था 15 लाख का एसेट परचेज हुआ है, तो ये एंट्री हम लोग को करना पड़ेगा। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक बोल के हम लोग करेंगे। परचेज का डेट क्या लिखेंगे, 30 जून 19, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कंपनी का रूल्स ये है कि जब भी कोई एसेट सेल परचेज होता है तो वो 30 जून और उस ईयर को मान लेते हैं। तो टू बैंक परचेज बोल के हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 15 लाख, ठीक है। तो 15 लाख का एसेट हम लोगों ने परचेज किया और पहले से हमारे पास 30 लाख का एसेट था, मतलब टोटल एसेट होना चाहिए था 45 लाख, लेकिन उसमें से हम लोगों ने इतने का एसेट जो है हमारे पास से चला गया, तो बचेगा कितना, तो 31 दिसंबर 19 में यहाँ पर 19 ही आएगा, हाँ 31 दिसंबर 19 में हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा बाई बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर करके 45 लाख और माइनस कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। 45 लाख माइनस 1,70,000 माइनस 90,000 माइनस 2,40,000, ठीक है। तो ये आ गया 40 लाख, ठीक है। ये हम लोग का आंसर आ रहा है 40 लाख। हमारे पास 40 लाख का जो है एसेट पड़ा हुआ है, ये हम लोग का 40 लाख आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब यहां से कुछ क्रॉस पोस्टिंग होगा तो हम लोग करते हैं। हाँ, एसेट डिस्पोजल में तो होगा। एसेट डिस्पोजल में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 30 जून 2019 को टू प्लांट एंड मशीनरी बोल के स्क्रैप्ड वाला हो जाएगा हम लोग का 1,70,000, और जो सोल्ड आउट हुआ है, स्क्रैप्ड और सोल्ड को इसीलिए अलग रखेंगे। स्क्रैप होने का मतलब हम लोगों का यूजेबल कंडीशन में नहीं, हम लोगों ने उसे मतलब दे दिया ऐसे ही, कुछ भी उससे रिकवर नहीं हुआ, लेकिन बेचने से ऐसे, ठीक है, तो इसीलिए मैंने अलग अलग लिख दिया है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर ये दो जो एसेट बिका है ना, देखो जो स्क्रैप हुआ उसका तो कोई वैल्यू नहीं, बाकी दो जो एसेट बिका है वो 5,000 और 15,000 में बिका है, तो इसका हम लोग बाई बैंक या कैश बोल के एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ नीचे करेंगे क्योंकि ऊपर तो हमें प्रोविजंस लिखना पड़ेगा, तो यहाँ का पूरा जगह रख देते हैं। हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं और कैश वाला एंट्री करके तुम लोग को दिखाते हैं। जो मैंने यहाँ जगह रख रखा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैंक, बेच के हमें कितना पैसा मिला, तो वो तो देखो क्वेश्चन बताएगा 5,000 और 15,000, तो यहाँ पर लिखेंगे सेल 5,000 और यहाँ पर भी हो जाएगा सेल करके सेल प्रोसीड्स 15,000, ठीक है। अब बेच के प्रॉफिट है कि लॉस वो भी हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अब तुम लोग ये मत सोचो कि पीएल में दिखाना, पीएल अकाउंट बनाते तब ना दिखाते, यहाँ तो पीएल अकाउंट बनाने नहीं बोला है, पीएल अकाउंट बोलेगा तो वहां पर अलग से वो दिखाना है, ये बात बोल रहा है। अब यहाँ पर तुम लोग इतना इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब जो है वर्किंग नोट बिना बनाए हम लोग और कुछ कर नहीं सकते। एक अकाउंट हम लोग का बन गया, ओरिजिनल कॉस्ट पे बनता है हम लोग का जो प्रोविजंस मेथड होता है, तो हमारे पास टोटल 30 लाख का एसेट था, जिसमें से इतना एसेट सोल्ड आउट हो गया, तो हमारे पास 15 लाख का हम लोगों ने और खरीदा था, 45 लाख में से इतना सोल्ड आउट हो गया, 40 लाख मिला है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मतलब 40 लाख बचा हुआ है। अब प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोज्ड ये सब हुआ है, अब हमें अकाउंट जो है वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग आगे का कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, ये बड़े ही ध्यान से समझने वाला चीज है, अगर वर्किंग नोट ही मेन है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अच्छा, हम सारे मशीन्स को ना एक एक नाम दे देंगे, जैसे कि ये जो 2002 वाला है इसे M1 दे देंगे, ठीक है। ये देखो 2002 वाले को M1, इसको M2, इसको M3, इसको M4, इसको M5 और इसको M6 और इसको M7, इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो आराम से देखो, 2002 का जो एसेट है जो 2002 में परचेज हुआ था 2 लाख का, वो दिखाते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे मशीन 1, ठीक है, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है कितना, 2 लाख, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट है 2 लाख। अब इस पे डिप्रिशिएशन जो है फुल्ली चार्ज हो चुका है और आगे जाके कुछ भी डिप्रिशिएशन चार्ज नहीं हो पाएगा, और ये एसेट कुछ सोल्ड परचेज मतलब सोल्ड भी नहीं हुआ है, मतलब ये पूरा यूज हो गया है, तो इस पे हम लोग लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, मतलब अब तक कितना डिप्रिशिएशन लग चुका है,
2 लाख का पूरा डिप्रिसिएशन लग चुका है, तो ये एसेट खत्म हो चुका है। ये एसेट हमारे पास आगे 2019 में जो कि अवेलेबल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 19 में तो बता दिया है कि हम लोगों ने कौन कौन सा एसेट बेचा है, बोला है कि 8 वाला, 9 वाला और 10 वाला, ठीक है। और बाकी एसेट इसका मतलब हमारे पास होगा इंक्लूडिंग द न्यू एसेट परचेज, और 2002 वाला जो एसेट है वो हमारे पास होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो फुल्ली डिप्रिशिएट हो चुका है, डेटा हमें बता रहा है। फिर मशीन 2 2008 वाला लिखेंगे, ठीक है। अब 2008 में यहाँ पर लिखेंगे मशीन 2, ठीक है। अब इसका हम दो पार्ट करेंगे, एक हो जाएगा पार्ट ए, एक हो जाएगा पार्ट बी, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि ये जो मशीन 2 3 लाख का था उसमें से 1,70,000 वाला मशीन स्क्रैप्ड हुआ है, ठीक है। तो एक पार्ट हो जाएगा 1,70,000 और एक पार्ट इसका मतलब हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल तो था 3 लाख, तो एक पार्ट हो जाएगा मेरा 1,30,000, ठीक है। अच्छा, अब ये एसेट जब परचेज हुआ था तब तक इस पे डिप्रिशिएशन 3 लाख, और यहाँ पर 3 लाख पूरा दिखा रहा है डिप्रिशिएशन हो चुका है। प्रोविजंस फॉर डिप्रिशिएशन इस क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लोग लिखते हैं प्रोविजंस फॉर डिप्रिशिएशन, इसका कितना दिया हुआ है? 3 लाख, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 लाख को मैंने अलग से लिखा, इसका इसका नीचे ही लिख दिया। क्यों ऐसा? क्योंकि ये एक ही मशीन था, इसको बाइफरकेट नहीं करना पड़ा। बट ये जो 3 लाख है वो टोटल 3 लाख का डिप्रिशिएशन है, बट 3 लाख में दो मशीन इंक्लूड था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि 1,70,000 पे कितना डिप्रिशिएशन लगा था और 1,30,000 पे कितना डिप्रिशिएशन लगा था। तो इसका रूल्स क्या होता है? इसका रूल्स ये होता है कि जब हमें नहीं पता कि कैसे बाइफरकेट करें डिप्रिशिएशन को, ना तो हमारे पास रेट है ना तो हमारे पास कुछ और बता रखा है, तो हमें क्या करना चाहिए, एसेट के कॉस्ट के रेशियो में डिवाइड करना चाहिए। तो एसेट का कॉस्ट रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस्ट रेशियो हो जाएगा 1,70,000 और 1,30,000, मतलब 17:13। तो ये 3 लाख को हम लोग 17:13 में डिवाइड करेंगे, तो 17/17 प्लस 13 हो जाता है हम लोग का 30, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा 1,70,000। तो ये वाले एसेट पे 1,70,000 का डिप्रिशिएशन, और जो दूसरा वाला है मतलब जो हमारा 1,30,000 वाला है उस पे कितना हो जाएगा, 1,30,000 का डिप्रिशिएशन, मतलब फुल्ली डिप्रिशिएट हो चुका है। तभी तो प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन भी 3 लाख दिखा रहा है कि भाई पूरा डिप्रिशिएट हो चुका है, और ये हो गया 1,30,000, ठीक है। तो ये भी हम लोग का यहाँ पर हो जाता है क्लोज। तो मशीन 2 और मशीन 2 का जो दो पार्ट है, जिसमें से बी वाला पार्ट तो 1,30,000 इस पे पूरा डिप्रिशिएशन लग के ये खत्म हो चुका है। 1,70,000 वाला जो हम लोगों ने बेचा, जो हम लोगों ने स्क्रैप किया 2019 में, क्योंकि हमें 2019 का अकाउंट दिखाने बोला है तो इसका इंपैक्ट आएगा, तो ये सोल्ड आउट हुआ है। और यहाँ पर इसमें ना हम थोड़ा सा ऐसे लिख के दिखा देते ताकि तुम लोग को समझ में आए। तो इसका वैल्यू बचता है 0, और ये हम लोगों ने कर दिया है स्क्रैप्ड, मतलब हमें इस पे कुछ मिला नहीं, ठीक है। ये हम लोगों ने स्क्रैप्ड कर दिया। ये स्क्रैप कब किया? 2019 में किया। तो 2019 में अगर स्क्रैप किया है तो इसका हमें एंट्री लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि हमारे पास से ये ऐसे 2019 में गया, उसके पहले हमारे पास था। तो देखो मैंने इसीलिए इसको यहाँ पर दिखाया है स्क्रैप्ड बोल के 1,70,000, इसको 1,70,000 दिखाया है। अब अगर तुम लोग सोचो कि 1,30,000 क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ये 2019 में स्क्रैप नहीं हुआ है, ये पहले ही खत्म हो चुका होगा, क्योंकि दिख ही रहा है खत्म हो गया, और ये जो है ये 2019 में स्क्रैप हुआ, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से दिखा देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब M1 को भी हमें नहीं दिखाना चाहिए और M2 का बी पार्ट को भी हमें नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पहले ही खत्म हो गया। अगर वो 2019 में होता तो जरूर हमें यहाँ ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं ना उसमें उसका डेटा हमें जरूर मिलता। अब देखो 2009 में 10 लाख का एसेट था, जिसमें से 90,000 वाला बिका है, इसका भी हमें दो पार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग वर्किंग नोट में M3 में जाते हैं, ठीक है। तो M3 जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है हम लोगों का 10 लाख, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है हम लोग का 10 लाख, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक ए और एक बी बोल के, ठीक है। एक एसेट है 90,000 और दूसरा इसका मतलब हो जाएगा 9,10,000, माइनस करने से ही पता चलेगा। ये वैल्यू, ये जो वैल्यू मैंने बाइफरकेट किया ये कब का है, जब परचेज हुआ था, मतलब ये वैल्यू 2009 का है, ठीक है। अब इस पे अब तक डिप्रिशिएशन कितना लग चुका है, मतलब 31 दिसंबर 18 तक डिप्रिशिएशन लग चुका है 9,50,000, ठीक है। प्रोविजन फॉर
डिप्रिशिएशन, ये डिप्रिशिएशन हमें कब तक का दिया हुआ है, 31 दिसंबर 18 तक का दिया हुआ है, ठीक है। तो 31 दिसंबर हर एक मतलब हर एक एसेट के लिए सेम डेट ही एप्लीकेबल है, 31 दिसंबर 18 तक का ही ये डिप्रिशिएशन है। देखो लिखा हुआ भी है कितना, 9,50,000, ठीक है। तो अब तक इस पे 9,50,000 का डिप्रिशिएशन लग चुका है, लेकिन कौन से एसेट पे कितना लगा है कैसे निकालेंगे, इसके एसेट के कॉस्ट पे। अभी अभी मैंने बोला तो 9 और इस टू 91, इस पे हमें इसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा 9:91 पे, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं कितना हो जाएगा, डिप्रिशिएशन फॉर ए पार्ट हो जाएगा हम लोग का 9,50,000 इंटू 9/100, तो ये हो जाएगा कितना, 9,50,000 इंटू 9/100, 85,500, और 9,50,000 इंटू 91/100, तो ये हो जाएगा हम लोग का 8,64,000। मतलब ये डिप्रिशिएशन हम लोग का 31 दिसंबर 18 तक का है, 31 दिसंबर 18 तक का टोटल डिप्रिशिएशन 85,500, 31 दिसंबर 18 तक का टोटल डिप्रिशिएशन 80,64,000, ठीक है। अब माइनस करके देखते हैं, -9,10,000, ठीक है। तो ये हो गया 45,500, और यहाँ पर माइनस करने से आता है 85,500, ठीक है। तो ये आ गया 4,500। ये कब का वैल्यू है, ये 1119 का वैल्यू है, ठीक है, 1119 का वैल्यू है। और इस डेट पे अब 19 जो 2019 वाला ईयर है, उस ईयर में हम लोगों ने क्या किया है, एक इसमें से एक एसेट हम लोगों ने बेचा है। कौन सा वाला एसेट बेचा है, जिसका वैल्यू था, ये देखो, जिसका वैल्यू था हम लोग का 90,000, 5,000 में बिक गया है, मतलब ये वाला सोल्ड हुआ है, ठीक है। कौन से डेट पे, 30 जून पे, 30 जून पे कितने पे सोल्ड आउट हुआ है, 4,000 5,000 पे, ठीक है, 5,000 पे बिका है। लेकिन बिकने के पहले एक चीज तो करना पड़ेगा ना, देखो ये 30 जून तक का इस पे डिप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा, ये तो 1119 का एसेट का वैल्यू हुआ। अब अगर हम लोग 30 जून 19 को सेल करेंगे तो अप टू उस डेट तक हमें डिप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अब डिप्रिशिएशन कैसे निकालेंगे, तो हमें तो बोला था एसएलएम मेथड्स। देखो इसके पहले डिप्रिशिएशन कितना है हमें टोटल करके बता दिया, हम लोगों ने सिर्फ रेशियो में अपोर्शन करके बता दिया कितना होगा, तुम लोग क्यों कैलकुलेट करें। लेकिन यहाँ पर जब हमें जून में बेचना है, तो जैन 1 से लेके जून तक का डिप्रिशिएशन कैसे चार्ज करेंगे, हमें बोला है 10% करके कैलकुलेट कर दो, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन कितना हो जाएगा, डिप्रिशिएशन हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर करके दिखाते हैं, डिप्रिशिएशन 1/1/19 से लेके 30th ऑफ जून 19 तक का, यानी कि 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन कितना हो जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट में करने बोला है तो 90,000 इंटू 10% इंटू 6/12, मतलब 90,000 पे 5% करने से ही होगा, जिसका आंसर आता है 4,500, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया 4,500, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 0। अब हम लोगों ने इसको सेल कर दिया है, देखो अब हम लोगों ने इसको सेल कर दिया है कितने में, क्वेश्चन में हमें बोल रखा है, अब हम लोगों ने इसको सेल कर दिया है 5,000 पे, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने 5,000 पे सेल कर दिया है तो पूरा ही हम लोग का प्रॉफिट है, पूरा ही हम लोग का प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है, पूरा का पूरा 5,000 प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा अब बचा ये वाला, इस पे 31 दिसंबर 19 तक का हमें डिप्रिशिएशन लगाना है, तो कितना लगेगा, डिप्रिशिएशन का वैल्यू हो जाएगा 1119 से लेके 31 ऑफ दिसंबर 19 तक का पूरे 12 मंथ्स का डिप्रिशिएशन कितना हो जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है 9,10,000 इंटू 10% इंटू 1 ईयर या फिर 12/12, तो हो जाएगा 9,10,000, ठीक है, 91,000, 9,10,000 इंटू 10%, ये 91,000 होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर समझने वाला चीज क्या है, मेरा एसेट का
WDV वैल्यू बचा था 45,500 और जब हम डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करने गए तो मेरा आ रहा है 91,000। लेकिन डिप्रिशिएशन क्या होता है, एसेट का कॉस्ट में से हम लोग जितना वैल्यू राइट ऑफ करते हैं, जब मेरा कॉस्ट ही उतना नहीं है तो हम कैसे राइट ऑफ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम डिप्रिशिएशन 4,500 ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ये स्टार पॉइंट है। ये हम लोग इस पे डिप्रिशिएशन कितना दे सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 45,500, क्योंकि एसेट का वैल्यू उतना ही बच रहा है, इससे ज्यादा नहीं बच रहा है। मतलब ये एसेट भी हमारे पास से चला जाएगा, ठीक है। तब ये जो प्रॉफिट हुआ है 5,000, ये हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, ठीक है। तो ये देखो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में जाते हैं और यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं 2PL बोल के, जो एसेट सोल्ड आउट हुआ है 2PL बोल के हम लोग लिखेंगे 5 प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। सेल करके हमारे पास जो प्रॉफिट आया 5,000, ये वाला जो हम लोग का सेकंड थर्ड वाला था, ठीक है। थर्ड वाले के केस में हम लोग का ये डेटा कैलकुलेट होके आया मशीन 3 के केस में, ठीक है। अब मशीन 4 का कैलकुलेशन करेंगे। मशीन 4, ठीक है। इसका ओरिजिनल कॉस्ट हमें दिया हुआ है मशीन 4, यानी कि 1 2 3 4 7 लाख, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं 7 लाख। अब देखते हैं इसके बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और इसका प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन भी है 5,95,000। प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन है 5,95,000, ठीक है। अब इसका भी देखते हैं 2 पार्ट होगा कि नहीं। तो मशीन 4 यानी 7 लाख, यानी 2010 वाला, तो 2010 का 2,40,000 वाला 15,000 में सेल हुआ है, तो ए और बी। एक एसेट 2,40,000, तो दूसरा हो जाएगा 7 लाख माइनस 2,40,000 करने से आता है 4,60,000। और अप टू 31 दिसंबर 18 तक का इतना डिप्रिशिएशन है, तो ये तो हमारा कॉस्ट है, तो हम लोग यहाँ पर लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन। कितना कितना होगा, रेशियो में निकालना पड़ेगा। तो एक का डिप्रिशिएशन हो जाएगा 5,95,000 इंटू रेशियो हो जाएगा 24:46, मतलब 24/70 ये हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल करने से हम लोग का आ जाएगा 70। तो देखते हैं कितना आ रहा है, 5,95,000 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 70, तो ये वैल्यू आ रहा है 2,04,000। और बी वाला आ जाएगा 4,60,000 इंटू 46 डिवाइडेड बाई 70, 3,91,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3,91,000 और 2,04,000। देखते हैं माइनस करके कितना आता है, 69,000 और 2,40,000 माइनस 2,36,000, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग का कैलकुलेट होके आया। मतलब ये वैल्यू कब है, ये वैल्यू हम लोग का 1,119 का वैल्यू दिख रहा है, 1,119 का। अब इसके बाद डिप्रिशिएशन कब लगेगा, ये ए पोर्शन 2,40,000 वाला सोल्ड आउट हो रहा है 15,000 पे। तो सोल्ड आउट कब होता है, किसी भी ईयर में कब भी हो, हमें 30 जून मानना है। तो 30 जून तक हम लोग डिप्रिशिएशन चार्ज कर देंगे। कितने मंथ्स का लगेगा, ये देखो जैन से लेके जून तक, मतलब वही 6 मंथ्स का लगेगा। तो कौन से मेथड से लगाना है, SLM से लगाना है। तो डिप्रिशिएशन कितना लगेगा, ए पोर्शन का देखो 2,40,000 इंटू 10% इंटू 6/12, मतलब हमें 5% लगाने से ही पता चल जाएगा। तो 2,40,000 पे अगर हम लोग 5% लगा देते हैं तो ये होता है 12,000, ठीक है। तो बिकने के पहले 12,000 का और भी यूज हो गया था एसेट, तो वैल्यू बचा था हमारे पास 24,000। और हम लोगों ने सोल्ड आउट कितने में किया, 15,000 में किया, ठीक है। तो सोल्ड आउट कर दिया 15,000 में, तो इस एसेट को बेच के हमारे लिए लॉस जनरेट होता है। तो लॉस कितना हो गया, 9,000, ठीक है। ये हम लोग का हो जाता है लॉस। अच्छा, अब यहाँ पर ये लिख लेते हैं 12,000, हाँ। अब ये वाला जो बी वाला एसेट है, इसका डिप्रिशिएशन देखेंगे 4,60,000 इंटू 10% इंटू 12/12, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा 46,000, ठीक है। तो 31 दिसंबर 19 तक का डिप्रिशिएशन लगा 46,000, तो वैल्यू कितना बचा, 23,000, ठीक है। तो 23,000 का
हमारे पास वैल्यू बच जा रहा है। अब ये लॉस हुआ है, लॉस किधर रिकॉर्ड करेंगे, लॉस को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा इधर बाई पीएल बोल के, ठीक है। जैसे प्रॉफिट इधर होता है तो लॉस इधर बुक होता है, तो बाई पीएल लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। हमें तो जो अकाउंट बनाने बोला है हम लोग उसके हिसाब से ही ना चलेंगे, तो यहाँ पर लॉस ऑन सेल है हम लोग का 9000, एक बार चेक करते हैं 9000 ही था, हाँ 9000 था, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ पर बना। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, बाकी एसेट का कैलकुलेशंस करना है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एसेट जो है फोर्थ नंबर वाला हो गया, ठीक है। एम 4 तक हो गया और लास्ट बचा है एम 5 और एम 5 एम 6 एम 7 और भी बचा है, चलो एम 5, ठीक है। एसेट फिफ्थ नंबर मतलब ये 5 लाख वाला जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है हम लोग का 5 लाख, और इस पे अब तक डिप्रिशिएशन लग चुका है, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन टोटल हो चुका है 75,000। क्या इसका भी दो पार्ट होगा, देखते हैं। इसका दो पार्ट नहीं होगा क्योंकि 10 वाला ही एसेट बिका था, इसके बाद नहीं बिका है, ठीक है। तो इस एसेट का जो डिप्रिशिएशन है ये पूरा इसी के ऊपर चला जाएगा, मतलब हम चाहे तो इसको ऐसे हटा देते हैं, ऐसे करके, मतलब डायरेक्टली लिख देते हैं ओरिजिनल कॉस्ट है हम लोग का, या फिर थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट है हम लोग का 5 लाख, लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन 75,000। अब तक इतना डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ है तो वैल्यू बचता है 4,25,000। ये कब तक का वैल्यू है, 1119 का। अब मुझे 31 दिसंबर 19 का डिप्रिशिएशन लगा लेना चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख इंटू 10% इंटू 12/12 या फिर 1 ईयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 50,000। तो वैल्यू बच रहा है यहाँ पर 3,75,000। ये वाला यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब हम लोग M6 वाले एसेट पे चलते हैं। M6 यानी कि 3 लाख वाला, इस पे भी बाइफर्केशन नहीं करना है। ओरिजिनल कॉस्ट है हम लोग का 3 लाख, और अब तक इस पे डिप्रिशिएशन चार्ज हो चुका है टोटल, जब से खरीदा गया तब से लेके 31 दिसंबर तक डिप्रिशिएशन चार्ज हो चुका है 15,000। तो इसका वैल्यू बच रहा है 2,85,000। अब ये वैल्यू है 1119, अब 31 दिसंबर 19 तक का इस पे लगा लेंगे डिप्रिशिएशन, तो ये कितना हो जाएगा, 3 लाख पे 10% इंटू 12/12 यानी कि 30,000। तो यहाँ पर 30,000 का डिप्रिशिएशन लग गया, तो ये माइनस करने से होगा 2,55,000, ये बचा हुआ वैल्यू हो गया। अच्छा, और एक M7 वाला कौन सा है, जो हम लोगों ने नया परचेज किया है 15 लाख, जो कि परचेज होगा 30 जून को, डेट हमें वही मानना है, 30 जून 2019 में परचेज किया। ये बाकी सब तो वैल्यू था, परचेज किया है हम लोगों ने 15 लाख का एसेट। तो जून का अगर डेट परचेज डेट मानेंगे तो डिप्रिशिएशन लगेगा 31 दिसंबर 19 तक 6 मंथ्स का, ठीक है। जून का खत्म, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन कितना होगा, तो 15 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, मतलब 15 लाख पे अगर 5% करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो 15 लाख इंटू 5%, तो ये वैल्यू आ रहा है 75,000। तो 75,000 माइनस 15 लाख, तो 14,25,000, ये वैल्यू हम लोग का निकल के आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने पूरा अकाउंटिंग तुम लोग को करके दिखाया। अब हमें करना क्या है, देखो, अगर हमें अपना अकाउंट क्लोज करना है, दो अकाउंट हम लोग का अभी तक क्लोज नहीं हुआ, एक प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट और एक हम लोगों का एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए पता है, हम लोग जब प्रोविजन फॉर अकाउंट बनाते थे तो जो भी एसेट हमारा सोल्ड आउट हो जा रहा है उसका पूरा डिप्रिशिएशन हमें जरूरत होता था, सारे डिप्रिशिएशन का कैलकुलेशन करने का जरूरत पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो 21,35,000 का डिप्रिशिएशन लिखा हुआ है ना, ये देखो 21 लाख, अच्छा ये लिखा नहीं, चलो ये लिख देते हैं, ये देखो 21,35,000, ये कब का डिप्रिशिएशन है, 31 दिसंबर 18, मतलब 1119, ये बाई बैलेंस बीडी बोल के ब्रॉट डाउन हो जाएगा हम लोग का
21,35,000 ये है अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो एसेट सोल्ड आउट हो जा रहा है उसके डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, जिसका एंट्री क्या होता है, देखो वो एंट्री हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग जब डिस्पोजल अकाउंट लिखते हैं, मैंने तुम लोग को ऐसे सिखाया था, एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट जितना एसेट यूज हो चुका है वो लिखेंगे, बेच के कितना मिला, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन बोल के हम लोग कौन सा डिप्रिशिएशन का वैल्यू लिखते हैं, जो 3 एसेट चला गया उसका टोटल डिप्रिशिएशन, खरीदने के डेट से लेके सेल डेट तक का डिप्रिशिएशन हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे पता करेंगे, तो देखो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, यहाँ से हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो चलो हम वर्किंग नोट नंबर 2 बना के दिखाते हैं तुम लोगों को, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। जो भी एसेट सोल्ड आउट हुआ उसका डिप्रिशिएशन, तो देखो हम तुम लोग को M1 से दिखाते हैं, ये एसेट सोल्ड आउट नहीं हुआ, ये ऐसे ही चला गया, ये देखो मैंने स्क्रैप लिख रखा है, मतलब इसका टोटल डिप्रिशिएशन हुआ था 1,70,000, तो एक मुझे मिल गया जो एसेट स्क्रैप हुआ है, जो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया उसका नहीं लेना है, जो डिस्पोजल अकाउंट में आ रहा है, मतलब स्क्रैप मतलब हम लोगों ने बाहर बेच दिया बट हमें 0 वैल्यू रिकवर हुआ, ठीक है। तो 1,70,000 वाला ये हम लोग का होगा, उसके बाद डेप्रिसिएशन 1,70,000, इसके बाद यहाँ पर देखो हमारा सेल हुआ है 5,000, तो उस पर डिप्रिसिएशन कितना है, 85,500 और 4,500, टोटल डिप्रिसिएशन लेना है उसके परचेज डेट से लेके, मतलब जब वो परचेज हुआ तब से लेके बिकने तक का, तो 85 और 4,500, तो ये देखो हम लिख के दिखा रहे, तुम लोग अपने कॉपी के साथ मैच करो, ठीक है। तो हम लोग का ये जो डिप्रिसिएशन है, depreciation of asset scrapped and sold out उसका डिप्रिशिएशन कितना है, कब से कब तक का काउंट करेंगे, परचेज से लेके, परचेज डेट से लेके सोल्ड आउट होने तक का, यहां तक का हम लोग काउंट करेंगे। तो एक तो है 1,70,000 जो कि M2 का पार्ट ए है, ठीक है, M2 का पार्ट है, मैं हम इस तरीके से भी लिख दे रहे हैं ताकि तुम लोग को समझने में दिक्कत ना हो। फिर M3 का, ये देखो M3 का पार्ट ए 85,500 और 45,000, ठीक है। M3 का पार्ट ए ये हम लोग का दो वैल्यू हो रहा है, 85,500 और 4,500 और 4,500, ठीक है। अच्छा और कौन सा हो जाएगा, ये हम तुम लोग के समझने के लिए लिख रहे हैं, एग्जाम में लिखना इस तरीके से जरूरी नहीं होगा। अच्छा यहाँ पर देखो M4 का पार्ट ए यहाँ पर 2,04,000, 12,000 और 15,000, ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा, एक मिनट, M4 का ए इसमें हम लोग का, यहाँ पर हम लोगों ने 12,000, ये M4 ये वाला है, सॉरी ये M1 हो गया, ठीक है। M2 का हम लोगों ने कौन कौन सा वैल्यू लिया, 85,500 और 4,500 और 4,500, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट वाला दे जाते हैं, ठीक लिखा है मैंने, इसके बाद हम लोग का आ जाएगा ये जो एसेट सोल्ड आउट हुआ है 2,04,000 और 12,000, ठीक है, 2,04,000 और 12,000, ये कौन सा एसेट है, ये है M4 का पार्ट ए, ठीक है, M4 का पार्ट ए। क्या और कोई एसेट बिका है, देखते हैं। M4 के बाद यहाँ पर ही आना है, M5 नहीं बिका है, M6 नहीं बिका है, M7 नहीं बिका है, तो जो एसेट बिक गया उसका टोटल डिप्रिशिएशन हमें देखना है परचेज डेट से लेके उसके सेल सोल्ड आउट होने तक का, तो 1,70,000 प्लस 85,500 प्लस 4,500 प्लस 2,04,000 प्लस 12,000, ठीक है। तो ये हम लोग का वैल्यू निकल है 4,76,000, 4,76,000, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर 4,76,000 इसको हम लोग अपने अकाउंट में लिखेंगे यहाँ पर,
4,76,000। मतलब ये जितने भी एसेट है उस पे टोटल इतना डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। अब ये अकाउंट हम लोग आराम से क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर चेक करते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इसको क्लोज करेंगे। ये हमारा कभी भी बैलेंस नहीं दिखेगा, ये टैली हो जाना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था 4,76,000 प्लस 29,000, तो इसका टोटल हो जाता है 5,05,000। और इधर हो जाएगा, इधर है हम लोग का 5,000 प्लस ये वाला 1,70,000 प्लस 90 प्लस 2,40,000, 5,05,000, ठीक है। तो हम लोग का ये 5,05,000 मैच हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 2 तो कुछ नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा 5,05,000। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने क्या डिटेल्स लिखा, सिंपल है। हम लोगों ने डिटेल्स लिखा कि हम लोगों का कौन सा एसेट बिक गया। तो इस अकाउंट को अगर रीड करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो, हम लोगों का जो एसेट सोल्ड आउट हुआ वो सबका ओरिजिनल कॉस्ट था 1,70,000, 90,000, 2,40,000। अगर वो तुम लोग क्वेश्चन देखोगे तो भी दिखेगा 1,70,000, 90,000, 2,40,000। और ये एसेट जब हम लोगों ने बेचा उसके पहले इस एसेट को टोटल कितने वैल्यू से हम लोगों ने यूज किया था वो हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं 4,76,000। वो कैसे मैंने दिखाया, जो मैंने तुम लोग को कैलकुलेशन करके दिखाया वहां पर तुम लोग चेक करोगे तो आराम से मिल जाएगा। ये देखो, जब मशीन 1 से लेके स्टार्ट करते, देखो मशीन 1 तो हमारा सोल्ड आउट हुआ नहीं, मशीन 2 स्क्रैप हुआ, तो उस पर टोटल डिप्रिसिएशन 1,70,000। उसके बाद वाले पॉइंट में अगर जाते हो तो मशीन 3 के केस में ये देखो 85,500 और 4,500। बी तो बिका नहीं कि उसका कैलकुलेशन करेंगे। फिर अगर हम लोग एम 4 में जाते हैं तो 2,04,000 और 12,000, ठीक है। और उसके बाद से एक भी एसेट हमारा सोल्ड आउट नहीं हुआ है, M5 ये सब नहीं हुआ है। तो मैंने ये पूरा एकदम डिटेल्स में लिख दिया है। तो ये भी अकाउंट हम लोग का हो गया है क्लोज, ठीक है। अच्छा, अब एक ही अकाउंट बाकी है, ये वाला। अच्छा, इस अकाउंट में हम लोग क्या लिखते थे, इस अकाउंट में हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते थे। तो 31 दिसंबर 19 का हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लेकिन उसके पहले जो एसेट सोल्ड आउट हो गया उसका डिप्रिसिएशन भी हमें दिखाना है, जो कि 30 जून 19 का होगा। वहां पर लिखना पड़ेगा बाय डिप्रिसिएशन जो सोल्ड आउट हुआ उसका। और 31 दिसंबर 19 तक हम लोग लिखेंगे कि कितना डिप्रिसिएशन हम लोगों ने चार्ज किया वो एसेट का जो हमारे साथ आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। और इधर हम लोग का बाकी जो एसेट हमारे पास रह जाएगा उसका टू बैलेंस सीडी बोल के आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल बोल के यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। वो वैल्यू कितना होगा, वो होगा 4,76,000। ये क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं। मतलब ये जो 21,35,000 है उसमें से 4,76,000 हमारा आउट हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल डिप्रिसिएशन है। जो ऐसे डिस्कार्ड हो जाता है उसका डिप्रिसिएशन हमें हटा देना पड़ता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 30 जून 19 तक का कितना कितना डिप्रिसिएशन लगा है हम वो वर्किंग नोट 3 बना के दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये देखो, वर्किंग नोट 3 बना के दिखाते हैं कि कितना कितना डिप्रिसिएशन लग चुका है। 30 जून 2019 में डिप्रिसिएशन कौन कौन से एसेट पे लगा है तो वो हम लोग खुद भी फाइंड आउट करके देख सकते हैं। ये देखो, यहाँ कोई 30 जून यहाँ पर ऐसा कोई डिप्रिसिएशन नहीं लगा है, ठीक है। उसके बाद वाले डेटा पे जाते हैं, M3 पे जाते हैं, तो ये देखो 30 जून पे लगा है 4,500, ठीक है। 30 जून पे 4,500 लगा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है मशीन 3 का ए, ठीक है। मशीन 3 का ए, मशीन 4 का ए, इसमें हमें 12,000, मशीन 4 का ए 12,000, बाकी सब दूसरे डेट पे है, ठीक है। तो मशीन 3 का ए, मशीन 3 का ए, इस पे हम लोगों का डिप्रिसिएशन लगेगा 30 जून 19 में, ये हो जाएगा हम लोगों का 4,500। और मशीन 4 का जो ए है उस पे हमारा लगेगा 12,000। मतलब ये हो जाएगा 16,500 का डिप्रिसिएशन जो हम लोग का जो सेल हो रहा था उस डेट पे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं टोटल आया हम लोग का 12,000 और ये हो गया 16,500। और ये डिप्रिसिएशन वर्किंग नोट नंबर 4 ये लिखेंगे कि 30 दिसंबर 19 में कितना कितना डिप्रिसिएशन लगा है। तो वर्किंग नोट नंबर 4
30th ऑफ दिसंबर 19 तक में कितना कितना डिप्रिशिएशन लगा है, कौन से एसेट पे डिप्रिशिएशन लगा है। तो अब स्टार्टिंग से देखो, M1 पे तो नहीं लगा, M2 पे भी नहीं लगा, M3 का देखते हैं। M3 का लगा है 45,500, M3 का बी पोर्शन का, तो यहाँ पर लिख लेते हैं M3 का बी पोर्शन का लगा है 45,500। ठीक है, ये लिख दिया। देखो हम तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं देख के वहां से, लेकिन तुम लोग को बाद में समझ में ना, इसीलिए हम कर रहे हैं। इतना सारा वर्किंग नोट का जरूरत नहीं होगा, एटलीस्ट ये जो बना रहे हैं ना एक्स्ट्रा, ये जो वर्किंग नोट 2 से बन रहा है, इसका कोई जरूरत नहीं। अगर तुम लोग वहां से डायरेक्टली देख के कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि बाद में भूल जाओगे, इसीलिए हम कर दे रहे हैं। फिर इसके बाद का डिप्रिशिएशन चेक करते हैं। यहाँ पर हो गया 31 दिसंबर 19 का 46,000, तो 31 दिसंबर 19 का 46,000, और ये कौन से पोर्शन का, M4B का। ठीक है, M4B का 46,000। इसके बाद सेम डेट पे हो जाएगा M5 का। ठीक है, सेम डेट पे हो जाएगा M6 का, और सेम डेट पे हो जाएगा M7 का। और ये सब का AB पार्ट नहीं होगा क्योंकि ये सारा सिंगल था। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर 50, 30, 75, 50, 30 और 75। ठीक है, तो ये टोटल कर लेते हैं। 45,000 प्लस 500 है, और 46,000, 50 और 30, 80,000, 75,000। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया 2,46,500। ठीक है, 2,46,500 ये हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 4 में, 2,46,500। ठीक है, अब टोटल करते हैं, प्लस 16,500, मतलब ड्यूरिंग द ईयर में हम लोग का टोटल इतना डिप्रिशिएशन लगा, पहले से था 21,35,000, मतलब टोटल एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन हो रहा है 23,98,000, लेकिन इसमें से हमें माइनस कर देना है 4,76,000 का डिप्रिशिएशन। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि उतने का एसेट हमारा सेल हो जाता है, तो फिर बचेगा कितना, 19,22,000। ठीक है, तो 19,22,000 का हमारा क्यूमुलेटिव डिप्रिशिएशन बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 23,98,000। ठीक है, 23,98,000 टोटल करने से आ जाएगा। अगर बैलेंस करोगे तो भी यहाँ पर दिखेगा 19,22,000। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, एक मिनट, हम जस्ट इसको थोड़ा सा मैच कर लेते हैं कि मेरा आंसर जो है वो मैच, बाकी नहीं, मैंने ये ओपन नहीं रखा, चेक कर लेते हैं, एक सेकंड लगेगा। हाँ, 19,22,000। ठीक है, सही बात। तो देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अगर इसको तुम लोग तुरंत, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो एक बार तुम लोग घर पे देखोगे तो समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले तुम लोग को ये चेक करना चाहिए कि हमें कि क्या क्या लिखना पड़ता है। तो प्लांट मशीनरी अगर हमारा प्रोविजन अकाउंट होता है, उसका ओरिजिनल कॉस्ट पे जो एसेट चला गया और कुछ परचेज हुआ तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट बचा हुआ, वो तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, ज्यादा मेहनत लगा ये प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन का हमारा बैलेंस इतना था। और हमें क्या लिखना पड़ता है, अगर कोई एसेट बिक गया तो उसका डेट ऑफ परचेज से लेके सेल डेट तक का, जब तक वो हमारे पास था तब तक का सारा डिप्रिशिएशन एलिमिनेट करना पड़ेगा, और करेंट ईयर में जितना डिप्रिशिएशन लगा उसको दिखाना पड़ेगा, तो बचा हुआ वैल्यू हम लोग का ये रह जाएगा। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करना ही बड़ा बात है। ठीक है, और कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो। और यहाँ एक सीखने वाला पॉइंट जो था, देखो बाकी सब तो प्रोविजन मेथड हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ काफी सारा क्वेश्चन मशीन था, तो तुम लोग को लगेगा कि ऑब्वियसली कि डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करके देखना, डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर हुआ तो हम फिर से बता देंगे, कोई पूछोगे तो। बाकी देखो यहाँ पर हम लोग को जब भी कैलकुलेट करना है, नया चीज क्या मिला, जब हमें पता नहीं है कि एसेट का दो तरीके से बाइफरकेशन करें, बट डिप्रिशिएशन कैसे चार्ज करें, तो हम लोग उसमें कैसे चार्ज करेंगे, ये से उसके कॉस्ट में। ठीक है, अब तुम लोग सोचो कि यहाँ तो ओरिजिनल कॉस्ट हमें 10% बोला था, तो हम लोगों ने क्यों नहीं किया, इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमें इंडिविजुअली एसेट का एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ तो पता नहीं है ना।
और ये देखो 10% अगर लगा लेंगे 1,70,000 पे 10%, क्योंकि ये एसेट कब खरीदा गया था, कितने दिन यूज हुआ, वो कैलकुलेट करने में काफी टाइम लगेगा। तो इसीलिए एसेट के कॉस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास तो प्रॉपर डेटा है नहीं कि 1,70,000 वाला कब खरीदा गया था, क्योंकि क्वेश्चन में जरूर बोला है कि 30 जून मानो, तो फिर हमें वो आधा मानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ बता दिया है ना कि टोटल डिप्रिसिएशन 3 लाख है, तो ये 3 लाख को ही हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, एसेट के कॉस्ट से। तो उसके लिए 10 लाख हमारा किसी काम का नहीं है, जो डिप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करके बता दिया गया है, और जो नहीं बताया है उस पे हम लोग 10% करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से होगा। अच्छा, अब ये हम लोग क्लोज करते हैं, डेप्रिसिएशन हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब जो एमसीक्यू है वो हम तुम लोग को बता देते हैं। तो देखो क्या बोला है, इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर मार्केट वैल्यू फिक्स्ड एसेट का बढ़ जाता है, इज वन ऑफ द रीजन फॉर डेप्रिसिएशन बीइंग चार्ज। बोल रहा है कि ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एक रीजन है। ऐसा तो कुछ नहीं है, मार्केट वैल्यू के साथ डेप्रिसिएशन का कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है, मार्केट वैल्यू कम हो या ज्यादा, अगर फिक्स्ड एसेट खरीदे हैं, अगर कोई भी चीज हमारे फिक्स्ड एसेट के डेफिनेशन में आता है, तो उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया फॉल्स। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या बोला है, डिप्रिसिएशन इज ए कैश एक्सपेंडिचर, नहीं ये नॉन कैश होता है। अगर तुम लोग देखोगे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, क्योंकि ये अमाउंट हमें किसी को पे नहीं करना पड़ता है कैश के फॉर्म में, इसीलिए इसे नॉन कैश बोला जाता है। फिर बोल रहा है नेक्स्ट देखो, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब पीपीई, जिसका फिक्स्ड एसेट का नया नाम, इंक्लूड्स क्या क्या करता है। अगर हम लोग पीपीई का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, ये भी मैंने तुम लोग को अलग से लिखवाया था, अगर अगर तुम लोग अपने कॉपी में चेक करते हो या करोगे या कर रहे हो तो दिख जाएगा। परचेज प्राइस, रिफंडेबल टैक्स कभी भी ऐड नहीं होता है, क्योंकि नॉन रिफंडेबल ऐड होता है। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, मतलब अगर मैंने जो टैक्स का पैसा पे किया है फिक्स्ड एसेट को परचेस करते वक्त, वो अगर मुझे रिफंड हो जाएगा तो फिर वो मेरे प्राइस में ऐड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटीज होगा आफ्टर डिडक्टिंग एनी डिस्काउंट और रिबेट। ठीक है, अगर कोई सप्लायर मुझे डिस्काउंट दे रहा है, रिबेट दे रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी भी ऐड हो जाएगा। अगर हम लोग बाहर से एसेट ले रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया, तो फिर हमें इंपोर्ट देना पड़ता है, इंपोर्ट ड्यूटी यानी इंपोर्ट टैक्स होता है। लेकिन यहाँ पर ये रिफंडेबल टैक्सेस नहीं आता है। रिफंडेबल मतलब ऐसा टैक्स का वैल्यू जो हम लोग अभी पे करेंगे बाद में वापस मिल जाएगा, इसको बोलते हैं रिफंडेबल। तो वापस अगर मिल जाएगा तो मुझे वो कॉस्ट में ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा सिर्फ इस लाइन के वजह से। फोर्थ नंबर में देखो क्या बोला है, cost of fixed asset should also include cost of opening a new facility such as inauguration cost। बोल रहा है कि फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट में हम लोग इनॉग्यूरेशन कॉस्ट भी ऐड कर देंगे। तो ये सही है कि गलत, तो ये फॉल्स है, क्योंकि इनॉग्यूरेशन कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है। इनॉग्यूरेशन का मतलब है कि हम लोग अगर कहीं पर कुछ नया चीज ओपन कर रहे हैं, तो उसके आगे जो एक होता है ना, मतलब लोगों को इनवाइट करना, बताने के लिए इनॉग्यूरेशन, मतलब जो प्रोग्राम वगैरह रखा जाता है, तो वो तो हमारा प्रोडक्ट प्रमोशन है, या फिर प्रमोशन करेगी यहाँ हमारा नया ब्रांच ओपन हुआ है, ये हुआ है, तो वो हमारा प्रोडक्ट प्रमोशन में आता है या फिर बिजनेस प्रमोशन में आता है। वो फिक्स एसेट के परचेज प्राइस मतलब कॉस्ट में कभी ऐड नहीं होता है। परचेज प्राइस नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कॉस्ट में कभी ऐड नहीं होता है, ये जरूरत नहीं। जैसे मान लो किसी ने कोई फैक्ट्री लगवाया है, ठीक है, तो फैक्ट्री में जो प्लांट मशीनरी है वो उसका फिक्स्ड एसेट है। अब लोगों को बता रहा है कि हाँ यहाँ पर हम फैक्ट्री लगाए हैं, मेरा नया बिजनेस आउटलेट ओपन हुआ है, तो उसके लिए इनॉग्रेशन फंक्शन रख दिया। अब उस पर जो भी खर्चा होगा अब वो मशीन के कॉस्ट में ऐड करना चाहता है, वो पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर बोल रहा है डेप्रिसिएशन इज चार्ज विद ए कांस्टेंट अमाउंट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड एंड चार्ज विद ए कांस्टेंट परसेंटेज अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हाँ, ये बात तो सही है। एसएलएम मेथड में क्या होता है, कांस्टेंट अमाउंट ही चार्ज होता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर 10 लाख हो रहा है तो 10 लाख ही होगा। हाँ, ये एक कंडीशन है कि अगर पूरे साल भर का 10 लाख है तो 5 महीने का, अगर 6 महीने का हुआ तो 5 लाख हो जाएगा। वो तो प्रोपोर्शन टू टाइम हो रहा है, लेकिन वैल्यू तो मेरा कांस्टेंट रह रहा है। लेकिन जब डब्ल्यूडीवी करते हैं तो उसमें वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता है, परसेंटेज होता है। जैसे 10%, जैसे 100 रुपीज का एसेट है, 10% 10, फिर हो गया 90, फिर उस पर 10% 9, तो वैल्यू चेंज बट परसेंटेज कांस्टेंट है। इस पे भी मैंने 10% ही लगाया, इस पे भी मैंने 10% लगाया। ठीक है, तो ये आंसर मेरा ट्रू होगा। 6th नंबर में बोला है इन केस ऑफ एन इन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज रिवैल्यूड, अगर हम लोग कोई भी पीपीई यानी फिक्स्ड एसेट को रिवैल्यूड कर रहे हैं
whole class of asset to which that asset being revalued belongs should be revalued। हम बताते हैं, ये मैंने नहीं बताया है, इसका जो है रूल्स हम बताते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो AS10 है वो हमें फिक्स्ड एसेट के बारे में डिटेल्स बताता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग कोई भी क्लास ऑफ एसेट को अपवर्ड रिवैल्यूएशन करते हैं, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। क्लास ऑफ एसेट का मतलब है जैसे ऑफिस फर्नीचर, फैक्ट्री फर्नीचर, मतलब फैक्ट्री में लगे हुए फर्नीचर वो एक तरीके का हो गया, ऑफिस में लगा हुआ फर्नीचर वो दूसरे क्लास का हो गया, ठीक है। जैसे स्कूल के अंदर बहुत सारा क्लास होता है ना, स्कूल तो पढ़ने का जगह है, कॉलेज भी पढ़ने का जगह है, लेकिन अलग अलग क्लास होता है। तो वही बोल रहा है कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग क्लासेस है, जैसे कि फैक्ट्री हो गया या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो वही बोल रहा है कि अगर पीपीई को रिवैल्यूट कर रहे हैं, अगर हम ऑफिस का एक भी फर्नीचर को रिवैल्यूट कर रहे हैं, ऑफिस का एक भी फर्नीचर को हम रिवैल्यू कर रहे हैं, तो मुझे सारे ऑफिस से रिलेटेड सारे फिक्स्ड एसेट को मुझे रिवैल्यूट करना पड़ेगा। अगर हम फर्नीचर को कर रहे हैं तो ऑफिस बिल्डिंग को भी मुझे करना पड़ेगा। तो ऑफिस में एक भी एसेट को अगर रिवैल्यू कर रहे हैं तो सारे एसेट को करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड होल क्लास ऑफ एसेट टू विच द एसेट बीइंग रिवैल्यूड बिलोंग्स शुड बी रिवैल्यूड, ठीक है। तो ये आंसर हम लोग का ट्रू है। तो ये पढ़ के समझ लो, बोल रहा है कि पीपीई रिवैल्यूड हुआ, होल क्लास ऑफ एसेट टू विच दैट एसेट, मतलब जो हम लोगों ने रिवैल्यूट किया वो बिलोंग कर रहा है, सारे क्लास ऑफ एसेट को रिवैल्यूट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, करना पड़ेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, AS10 में, ठीक है। मैंने तब नहीं बताया, अब बता दिया। फिर नेक्स्ट बोल रहा है in case the carrying amount of an asset is decreased due to revaluation। जो carrying amount आया, carrying amount क्या होता है, WTV वैल्यू या फिर बुक वैल्यू, मैंने बताया था। जैसे आज ही हम लोगों ने 4th नंबर वाला क्वेश्चन किया, वहां पर हम लोगों ने देखा जो वैल्यू बचा उस पर हम लोगों ने रिवैल्यूएशन बोला था अपवर्ड, तो हम लोगों ने ऐड कर दिया। बोल रहे कि रिवैल्यूएशन करके कम कर दिया गया, मतलब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। सच डिक्रीज शुड ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज्ड इन द PL। बोल रहा है कि अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगा तो हमेशा उसे PL में चार्ज करना है, मतलब PL डेबिट टू फिक्स्ड एसेट करना है। ये भी गलत है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। पहले अगर रिवैल्यूएशन हुआ था तो फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व से हमें वो अमाउंट को लेना है, उसके बाद PL में चार्ज करना है। क्या ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था? बिल्कुल किया था लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5 जो था कि पहले मैंने एसेट को रिवैल्यूट किया था तो मेरा प्रॉफिट हुआ था, अब हम उसे डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो मेरा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो लॉस को डायरेक्टली PL में चार्ज नहीं करना है, पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व में अगर कोई प्रॉफिट पड़ा हुआ है उसके साथ एडजस्ट करना है, फिर भी अगर हमारा कम पड़ रहा है तो हम लोग उसे PL से एडजस्ट करते हैं। तो ये 7th नंबर वाला भी इस वजह से हम लोग का फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि बोला है सिर्फ ऑलवेज भी रिकॉग्नाइज्ड इन PL। नहीं, ऐसा नहीं होता है, PL में जरूर जाता है, बट अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ पड़ा हुआ है तो उससे एडजस्ट होने के बाद PL में जाएगा। फिर बोल रहा है आकाश परचेज्ड ए मशीन फॉर 12 लाख, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 years, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख, डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर एज्यूमिंग सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड। तो सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड मैंने करवाया था, ठीक है। उसमें कैसे होता है, पहले हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू करते हैं जो कि है हम लोग का 1 लाख, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इनटू हो जाता है सम ऑफ इयर्स डिजिट, मतलब 10, 9, 8 ऐसे करके हमें 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके हमें ऐड करना पड़ता है। इसका आंसर 55 होगा, ठीक है। मुझे याद है तो मैंने लिख दिया, तुम लोग ऐड करके देखना, 55 होगा। मुझे पूछा है फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना होगा, तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन यहाँ पर कौन सा पीरियड लिखना है, फर्स्ट ईयर में खड़े होके हमें ये देखना है कि मेरा एसेट का लाइफ कितना है। तो फर्स्ट ईयर में जब हम लोग खड़े हैं तो हमें दिखेगा 10 साल का लाइफ है, तो 11 लाख इंटू 10/55 ये हम लोग का कैलकुलेशन होता है। तो ये हो जाएगा 11 1 जा 11 और ये हो गया 5 और ये हो गया 2 यानी 2 लाख, ठीक है। तो 2 लाख होना चाहिए फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन, तो सही बोला है, तो इसका आंसर हम लोग का ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर 9th नंबर में देखो, डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस इन ए फाइनेंशियल ईयर। मतलब बोल रहा है कि कंपनी का कभी अगर लॉस हुआ तो डेप्रिसिएशन कंपनी नहीं भी प्रोवाइड करेगी तो चलेगा, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। हाँ, सिर्फ एक ही रूल्स होता है, अगर आपका लॉस है तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन के साथ बिजनेस का प्रॉफिट लॉस का कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये भी हम लोग का हो जाता है फॉल्स। 10th नंबर में बोला है प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन आल्सो हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फॉर एक्यूमुलेशन
accumulation of funds to facilitate the replacement at the end of its useful life. तो ये भी मैंने लिखवाया है जब मैंने तुम लोगों को प्रोविजन भी बताया था और साथ ही साथ डेप्रिसिएशन क्यों प्रोवाइड करते तब भी बताया था। तो एक मेथड होता है सिंकिंग फंड मेथड, तुम लोग का है नहीं, अगर होता तो हम करवा देते। सिंकिंग फंड मेथड में भी ऐसे ही होता है या फिर प्रोविजंस वाले में भी ऐसे ही होता है। हम लोग क्या करते हैं, हर साल प्रॉफिट से एक अमाउंट को सेट असाइड कर देते हैं फ्यूचर में एसेट खरीदने के लिए, ठीक है। तो कितना सेट असाइड करें, जितना हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उतना उतना एसेट का कंजम्पशन हो रहा है तो उतने उतने वैल्यू को हम लोग जमा करते जाते हैं। तो बोल रहा है प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, अगर हम लोग एसेट पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं तो ये हमें हेल्प करता है इन प्रोवाइडिंग फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ फंड। हम लोग उतने अमाउंट का फंड भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में हम लोग जब एसेट को रिप्लेस करना चाहे उसके यूजफुल लाइफ के एंड में तो वो हम लोग कर सके। बिल्कुल सही बात है। और इस मेथड से सिंकिंग फंड मेथड होता है। अगर कभी तुम लोगों ने किया है, तुम लोगों ने मतलब 11-12 में अगर कभी किया है, अगर था तो किसी का तो पता होगा, ठीक है, सिंकिंग फंड मेथड होता है। फिर यहाँ पर 11th नंबर में क्या बोला है, If the equipment account has a balance of 12,50,000, equipment account का balance है 12,50,000 and the accumulated depreciation account has a balance of 4 lakh। बोल रहा है कि अगर एक इक्विपमेंट अकाउंट है, ठीक है, इसका एसेट का बैलेंस है, मतलब टू बैलेंस बीडी है 12,50,000, ठीक है, और इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसका टोटल डेप्रिसिएशन है हम लोग का 4 लाख, मतलब एसेट है 12,50,000 का और 4 लाख का डेप्रिसिएशन अब तक चार्ज हुआ है। रिटन डाउन वैल्यू ऑफ सेम सेल बी, तो उसका WDV वैल्यू कितना होगा, तो WDV वैल्यू 12,50,000 से हम लोग लेस करेंगे 4 लाख, तभी ना पता चलेगा कि एसेट का वैल्यू इतना था, अब तक इतना डेप्रिसिएशन लगा, तो 11,50,000 होना चाहिए, ठीक है। 11,50,000 11 नहीं 8,50,000 होगा। यहाँ लिखा है 16 लाख, ये वैसे भी गलत है, कैलकुलेट नहीं करोगे तो भी पता चलेगा, क्योंकि 12,50,000 के एसेट का WDV वैल्यू कभी 16,50,000 हो सकता है बिना रिवैल्यूएशन के, तो पॉसिबल ही नहीं है। ऊपर से 4 लाख का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो 12,50,000 का एसेट का वैल्यू कम ही होगा, 16,50,000 तो होना पॉसिबल नहीं है। तो 11 वाला भी फॉल्स हो गया। 12 वाला सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सीलरेटेड मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या होता है, एक्सीलरेटेड मेथड का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में ज्यादा अमाउंट, स्टार्टिंग में मोर अमाउंट और धीरे धीरे वो कम होते जाना, ठीक है। ये मतलब क्या होता है ना, फिजिक्स में इस तरीके का वर्ड यूज होता है कि अगर हम लोग कोई बॉल थ्रो कर रहे हैं तो उसका स्टार्टिंग में जो मतलब स्पीड है वो काफी ज्यादा होगा, उसके बाद टाइम के साथ साथ कम हो जाएगा। तो बोल रहे सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड भी क्या ऐसा ही है कि स्टार्टिंग ईयर में ज्यादा डेप्रिसिएशन, उसके बाद कम, बिल्कुल वैसा ही है। तुम लोग देखना सम ऑफ ईयर डिजिट मैंने अपना भी एक एग्जाम्पल करवाया था, तुम लोग के बुक से मतलब जो हमारा PDF है वहां से भी हम लोगों ने आंसर किया था, तो वहां पर भी हम लोगों ने देखा कि हम लोग का जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है तो फर्स्ट ईयर में ज्यादा, उसके बाद धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो ये वाला बात बिल्कुल सही बोला हुआ है। फिर बोल रहा है over the life of an asset subject to depreciation the accelerated method will result in less depreciation expense in earlier year or more in later। नहीं, अभी तो मैंने बोला accelerated का मतलब स्टार्टिंग में ज्यादा फिर धीरे धीरे कम, तो यहाँ तो बिल्कुल ऑपोजिट बोला है, तो ये आंसर हम लोग का फॉल्स होगा, क्योंकि accelerated method will result in less depreciation in earlier year, नहीं ये गलत है, more depreciation in earlier year and less in the subsequent year या फिर later year, जो भी बोलो। फिर बोल रहा है while depreciating land cost straight line method shall be given more depreciation than written down। ये आगे का पढ़ने का ही जरूरत नहीं है, लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है, मतलब ये पूरा लाइन ही गलत दिया हुआ है, मतलब ये हम लोग का आंसर फॉल्स हो जाएगा। 15th नंबर में बोला है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। अगर हम लोग प्रोविजन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं और एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो हम लोग का एंट्री होता है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अभी अभी हम लोगों ने इस पे क्वेश्चन किया, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग का क्रेडिट होता है ना कि डेबिट होता है, तो ये आंसर भी हम लोग का हो जाता है फॉल्स, ठीक है। फिर 16th नंबर में देखते हैं क्या बोला है।
16th नंबर में देखो क्या बोला है, इफ एडिक्वेट मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड विद रिलेशन टू रनिंग रिपेयर्स ऑफ एन एसेट वी नीड नॉट चार्ज एनी डेप्रिसिएशन। बोल रहा है कि अगर हम लोग अच्छे से अपने एसेट को जो है मेंटेन करते हैं और मेंटेन करने के लिए काफी अच्छा खर्चा करते हैं, एडिक्वेट मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड विद रिलेशन टू रनिंग रिपेयर्स ऑफ एन एसेट, हम लोग अपने एसेट को अच्छे से चलाने के लिए या फिर अच्छे से रन करवाने के लिए हम लोग रिपेयर्स का खर्चा या मेंटेनेंस का खर्चा काफी अच्छे तरीके से करते हैं, तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जरूरत नहीं। ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं होता है। हम अपने मोबाइल को, लैपटॉप को बहुत अच्छे से रखते हैं, ठीक है, वो ज्यादा दिन चलेगा, उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ज्यादा दिखाएंगे, उस हिसाब से डेप्रिसिएशन कम दिखाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेप्रिशिएट होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं होगा इसका मतलब तो ये हो गया कि लाइफ टाइम वो चीज मेरे साथ रहेगा, वो तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। When a property, plant and equipment is sold, जब हम लोग एक फिक्स्ड एसेट बेचते हैं, provision for depreciation account is debited, asset account is credited and any gain or loss is recorded to profit and loss account। तो देखो provisions का बात बोला है, तो अगर हम लोग कोई एसेट बेचते हैं तो हम लोग का एंट्री ऐसे होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों का डेबिट होगा, अगर लॉस है क्रेडिट होगा, अगर गेन है एनी गेन और लॉस इज रिकॉर्डेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लाइन तो सही है कि कोई गेन या लॉस हुआ तो पीएल में दिखाएंगे। अब बोल रहा है एसेट अकाउंट इज क्रेडिट, ये बात भी सही है, एसेट अकाउंट हम लोग का क्रेडिट हो जाता है। और यहाँ पर समझने वाला ये बात है कि एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या होगा, मतलब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग को प्रोविजन एलिमिनेट करना पड़ता है, तो अभी अभी मैंने दिखाया था प्रोविजन, और इधर लिखते हैं टू एसेट डिस्पोजल, प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल, तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट हमें करना पड़ता है डेबिट। तो सारी चीज सही लिखे हुए हैं, तो ट्रू होगा। अभी किया था इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट बोल रहा है while calculating the depreciation, जब हम लोग depreciation कैलकुलेट करते हैं as per diminishing balance method, salvage value of the asset at the end of its life is reduced from its cost। नहीं, ये तो हम लोग एसएलएम मेथड में करते हैं, ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। स्क्रैप का ट्रीटमेंट किया जाता है एसएलएम मेथड में, डब्ल्यूडीवी मेथड में हम लोग ऐसा नहीं करते। डब्ल्यूडीवी मेथड में सिंपल हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज दिया हुआ रहता है उसको कैलकुलेट करते हैं। फिर बोला है एनी चेंज इन द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट शुड बी अकाउंटेड फॉर एज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बोल रहा है कि अगर हम लोग कोई चेंज कर रहे हैं अपनी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का, एसेट का, जैसे हम लोगों ने अभी कुछ क्वेश्चंस देखा ना कि रिवैल्यू करने के बाद हम लोगों ने 8 साल देखा था लेकिन इन्होंने 10 साल कर दिया, तो अगर हम लोग रिवैल्यूट कर रहे हैं शुड बी अकाउंटेड फॉर एज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अगर तुम लोग देखोगे, जब मैंने तुम लोग को ये चेंज इन मेथड करवाया तब मैंने वहां पर लिखा था कि कब करते हैं, ड्यू टू लॉ, ड्यू टू एज, ठीक है। तो अगर हम लोग मेथड चेंज करते हैं तो उसका यूजफुल लाइफ भी जब चेंज करते हैं ना, उसका रीजन भी यही होता है कि हमारे कंजम्पशन पैटर्न में चेंजेस आ गया, या फिर लॉ का रिक्वायरमेंट आ गया, या फिर एज का रिक्वायरमेंट आ गया। तो यहाँ पर एज का बात बोला है, तो ठीक है, ये भी तो बात सही है कि एज, अगर एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट है तो हमें अपने एसेट का यूजफुल लाइफ चेंज करना पड़ सकता है। एन इंटेंजिबल एसेट इज ए नॉन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट। ये बात सही है कि गलत, तो ये बात हम लोग का गलत है, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट जो है वो नॉन आइडेंटिफाइबल नहीं होता है, ये आइडेंटिफाइबल जरूर होता है, ठीक है। जो है कि ये हम लोग देख नहीं सकते, इनविजिबल है और हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिफाई जरूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नॉन आइडेंटिफाइबल का मतलब हम लोग इसे ढूंढ ही नहीं पा रहे, क्या है, हम लोग ढूंढ पाते हैं ना, गुडविल है, पेटेंट है, ठीक है, या फिर ट्रेडमार्क है, सॉफ्टवेयर है, तो आइडेंटिफाई तो जरूर है, लेकिन ये टच नहीं कर सकते हैं और ये हमारा इनविजिबल है। और नॉन मॉनिटरी आइटम जो है, ये बात सही है, ये सही है, लेकिन ये गलत दिया हुआ है। नॉन मॉनिटरी का मतलब होता है जिसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ठीक है। जैसे डेटर लिखा हुआ है 30,000, तो पता है डेटर से 30,000 मिलेगा, अगर बैड डेट हुआ तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन नॉन मॉनिटरी एसेट का मतलब क्या होता है, नॉन मॉनिटरी एसेट का मतलब ये होता है कि जिसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है। जैसे जिन्होंने पार्टनरशिप किया है, मैंने गुडविल में बताया कि गुडविल हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं, देखो किसी का गुडविल खरीद के लेके आए तो हमें पता है उसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, लेकिन अगर हम लोग अपना गुडविल का वैल्यू खुद ही करते हैं, ठीक है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यूएशन कर रहे हैं अपने गुडविल का खुद से, इनहेरेंट गुडविल, ठीक है, तो उसका हम लोग जो वैल्यू निकाल रहे हैं ना,
वो नॉन मॉनिटरी है, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो नॉन मॉनिटरी का जो है एक एस है, एस 11 बोल के, वहां पर मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी एसेट काफी सारा चीज बोला हुआ है। तो जिनका मतलब इंटर वगैरह में होता है, जिनका तुम करवाते हैं, जो भी हो, तुम लोग यहाँ पर इतना समझो कि तुम लोग के लिए इतना काफी है कि नॉन आइडेंटिफाइबल नहीं होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई जरूर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोला है, देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। ओरिजिनल कॉस्ट है 12,60,000, सैलवेज 0 और यूजफुल लाइफ 6, डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। तो 12,60,000 माइनस 0 हो जाएगा स्क्रैप वैल्यू, और बोला है कि फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर में 6 साल दिख रहा है हमें एसेट का लाइफ। 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 करने से कितना होगा, तो 2 प्लस 1 3 3 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 10 और 10 21 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 21, तो ये 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 36 यानी 3,60,000। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हम लोग सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड सीख चुके हैं, तो उसमें इस तरीके से किया जाता है। फिर बोल रहा है ऑब्सोलेसेंस ऑफ ए डिप्रिशिएबल एसेट में बी कॉज्ड बाय, डिप्रिशिएशन जो है, ऑब्सोलेसेंस ऑफ ए डिप्रिशिएबल एसेट में बी कॉज्ड बाय, बोल रहा है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। बिल्कुल ऑब्सोलेट हो जाता है अगर कोई एसेट हमारा, वो टेक्नोलॉजिकल कारण से हो सकता है। इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड, वो भी हमारा मतलब बोल रहा है प्रोडक्शन मेथड पहले जो था उसमें इंप्रूवमेंट आ गया, मतलब वही चेंजेस, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, चेंजेस इन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस और आउटपुट, लीगल और अदर रिस्ट्रिक्शन। तो बोल रहा है कि कौन सा रीजन है जिसके वजह से हमारा एसेट जो है, ऑब्सोलेशंस ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट, मतलब जो एसेट डिप्रिशिएट होता है वो ऑब्सोलेशंस के कारण से होता है। तो ऑब्सोलेशंस में क्या ये चारों कारण आता है, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो हम लोग का 4th नंबर का आंसर मतलब 2 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। ऑब्सोलेट होने का मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से बेकार हो सकता है एसेट, प्रोडक्शन मेथड इंप्रूव हो गया, पुराना एसेट बेकार हो गया, मार्केट डिमांड चेंज हो गया, पुराना एसेट बेकार हो गया, लीगल और अदर रेस्ट्रिक्शन लग गया, हम लोग वो एसेट को यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो भी ऑब्सोलेट हो जाएगा। 3rd नंबर में बोला है the number of production of similar units expected to be obtained from the use of an asset by an enterprise is called, बोल रहा है कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर यूनिट्स, अगर हम लोग सेम यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, एक एसेट को यूज करके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट लाइफ, यूजफुल लाइफ या प्रोडक्शन लाइफ, ठीक है। तो अगर तुम लोग देखोगे तो हम लोगों ने यूजफुल लाइफ वर्ड सुना है, यूनिट लाइफ प्रोडक्शन लाइफ बोल के कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जितने दिन हम लोग एसेट को यूज करते हैं उसको बोला जाता है उसका यूजफुल लाइफ, तो आंसर होगा यूजफुल लाइफ, ठीक है। फिर 3rd नंबर देखो, इफ ए कंसर्न proposes to discontinue its business from March 18 and decides to dispose of all the plants within a period of 4 months, the balance sheet as on 31st March 18 should indicate the plants at their बोला है, ठीक है। बोल रहा है कि जो एक बिजनेस है वो 31st मार्च से डिसकंटिन्यू करेगा और उसने डिसाइड किया है कि डिस्पोज कर देगा जितना भी प्लांट है 4 महीने के अंदर। तो बैलेंस शीट जो है 31st मार्च 18 का वो इंडिकेट करेगा द प्लांट्स एट देयर, कौन से वैल्यू पे इंडिकेट करेगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट, नेट रियलाइज्ड वैल्यू, कॉस्टलेस डेप्रिशिएशन। तो ये मैंने तुम लोग को नहीं बताया है, अभी बता देते हैं। अगर हम लोग कोई एसेट को बेच देना चाहते हैं तो बैलेंस शीट पे अगर हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है कि बेच देंगे, तो बैलेंस शीट पे उसको उसके एनआरवी पे दिखाया जाता है। एनआरवी मतलब मार्केट में बेच के जितना पैसा मिलेगा, ठीक है, उस पे दिखाया जाता है। हिस्टोरिकल मतलब खरीदा हुआ प्राइस, कॉस्टलेस डेप्रिशिएशन मतलब डब्ल्यूडीपी या फिर कैरिंग वैल्यू या फिर बुक वैल्यू, इस पे नहीं दिखाते। जो एसेट बेच देंगे बोल दिया है, और ये क्या है ना, बोल दिया है, और ये कैसा बिजनेस है, डिसकंटिन्यू बिजनेस है, मतलब ये बिजनेस ही आगे बंद हो जाएगा तभी एनआरवी पे दिखेगा। अगर बिजनेस बंद नहीं होगा और ये अपना एसेट बेचना चाहते हैं तब तो देखो जब तक नहीं बिकता है तब तक बुक वैल्यू पे दिखेगा, लेकिन अगर बिजनेस ही बंद कर देंगे तो ऑलवेज एनआरवी पे दिखेगा, यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखेगा, ठीक है। फिर ये 5th वाला बताते हैं, बाकी तुम लोग खुद से एक बार ट्राई करना। बोल रहा है कि इन द केस ऑफ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ ए प्लांट व्हिच इज फॉर द फर्स्ट टाइम रिवैल्यूड द अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। अगर हम लोग डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो फिर पीएल में चार्ज होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है तो पीएल में चार्ज होगा, ठीक है। तब तो हम लोग जो है रिवैल्यूएशन रिजर्व से कुछ ले भी नहीं सकते, फर्स्ट टाइम करने से ये हमारा पीएल में चार्ज होगा। अगर सब्सिक्वेंट होता है तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से अगर कुछ बचा हुआ है तो लेंगे, फिर पीएल में चार्ज होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर
6 से लेके हमारा लगभग 17 तक है, ठीक है। तो तुम लोग एक बार ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके पहले हम ये बता देंगे जो बचा हुआ है, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। Bye, ma'am.